वक्त पूरा हिंदुस्तान सनी लियोन को देखकर पागल हो रहा था। उस वक्त आप सनी लियोन को अपनी बाहों में झुला रहे थे। सनी लियोन और उसका हस्बैंड खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये जोड़ी टूटने नहीं देते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने वो फिल्में नहीं की 50 की 50? तो मुझे उसकी बातों बातों में लगा कि ये साला कहीं पे बात कर रहा है कॉम्प्रोमाइज की, और मैं शॉर्ट टेम्पर्ड पंजाबी लड़का था। गेइज्म का बहुत उसमें एक पावर रहा है, वो आपने कैसे लड़ा? क्योंकि सारे डिजाइनर्स जो थे वो गे थे, तो फैशन इंडस्ट्री को गे लोग रूल कर रहे थे, उसमें अपने आप को आपने कैसे बचाया? ये उनकी ओरिएंटेशन है, भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया। तुम जैसे ही फैशन इंडस्ट्री में आए, तुम एक बड़े मॉडल बन चुके थे। मुझे मॉडलिंग से लेके फैशन इस फील्ड का कुछ आइडिया नहीं था, ना शौक था। कभी अफेयर हुआ किसी से? एज अ पर्सन, एज अ को एक्टर, सनी इज वेरी गुड, वेरी वार्म, वेरी जॉली। देयर इज अ सीन, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। क्या इंडस्ट्री ने आपको एक्सेप्ट किया? विक्रम जी आई थिंक अपनी पिक्चर के लिए वो रेमंड्स की होर्डिंग पे जो लड़का है उसको बुला। आई केम इन, ही सेड यार 3 पिक्चर के लिए साइन करना है। एक इंसान है जिसने इनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के बाहर की पिक्चर साइन करी, इसीलिए वो सुपरस्टार बना। तुम्हारी तरह 3 फिल्मों में 5-7 साल वेस्ट नहीं किए उसने। इस लाइन से भी नहीं हूँ, ना इससे आता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसको, क्योंकि मैं ओवर द इयर्स इसको अपनी जर्नी मानता हूँ। फिर वो बात याद आ गई कि इंडस्ट्री हम पे कुछ ऐसा एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका लुक्स और आपकी पर्सनालिटी, आपकी वॉइस और आपका एक कंप्लीट मैन वाला इमेज होने की वजह से आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स करके साइडलाइन किया गया? मेरा कोई यहाँ पे ऐसा कोई गॉडफादर तो था नहीं। हर ठोकर, हर कदम आपको सिखाता ही है। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी करियर में? ओवर द इयर्स अगर मैं बोलूँ तो मैंने बहुत सारी पिक्चरें की हैं। एक ऐसी पिक्चर जो तुमने घर चलाने के लिए की हो कि तुम्हें नहीं करनी है, साला मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कर दी कि यार पैसे की जरूरत है? नहीं, ऐसी बहुत हैं। करियर बचा लो या घर चला लो। आपकी आने वाली फिल्में कौन सी है और वेब सीरीज कोई? तो मेरी आने वाली में एक तो इंस्पेक्टर अविनाश 2 होगी। गुड है, उसमें मैं भी था यार, देखो ना। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि मतलब आप होने वाले हो उसके अंदर, और 2 दिन शूट भी किया था मैंने, और तीसरे दिन मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। अच्छा, एक अनफिल्टर्ड सवाल करूँ क्या? तुमने कभी सनी का कौन देखा है? खंजर, चाकू, तीर और तलवार आपस में लड़ रहे थे और शब्द पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे थे। ऐसी एक शख्सियत को मैं जानता हूं जो हमेशा पीछे बैठ के मुस्कुराता रहता है। उसके चेहरे पे इतना इनोसेंस है, मतलब आप देखेंगे उसको तो आपको उसको देख के प्यार आ जाएगा। मुझे अगर सलमान खान साहब के बाद किसी की आंखों में और किसी के लहजे में मोहब्बत और प्यार नजर आता है तो वो है रजनीश दुग्गल। अरे वेलकम टू माय शो ब्रदर। थैंक यू है, थैंक यू थैंक सो यू मच। फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। वैसे मैं तुम्हें बहुत लकी मानता हूँ, वैसे तो तुम्हारे साथ किस्मत ने बड़ा अच्छा ही किया, क्योंकि आई डोंट नो योर बैकग्राउंड बट पीपल विल नो नाउ। तुम जैसे ही फैशन इंडस्ट्री में आए, तुम एक बड़े मॉडल बन चुके थे और तुमने अपना दौर म्यूजिक इंडस्ट्री में भी, जब वो एल्बम का जमाना था, जब मिलिंद सुमन, जॉन अब्राहम, मार्क रॉबिन्सन, उस टाइम पे रजनीश दुग्गल भी एक बहुत बड़ा नाम था। क्या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपने कहाँ से आप है, आपने कहाँ से शुरुआत की, मॉडल बनने का ख्याल कैसे आया, बॉम्बे आने का ख्याल कैसे आया, अपना बैकग्राउंड, अपने बारे में कुछ स्कूल, कॉलेज, कुछ विस्तार से बताएंगे तो मज़ा आएगा। नहीं बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच। पहले तो यार ऐसे बोलने का, इतने आपने इतने प्यारे शब्द बोले हैं। ऑब्वियसली मिलिंद सर, अर्जुन भाई, ये सब मेरे बहुत सीनियर्स हैं। तो मैं स्टार्ट किया था 2003 में, और उससे पहले की मेरी जो जर्नी है, मैं दिल्ली से हूँ ओरिजिनली। अच्छा। दिल्ली से एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और हमारी बॉल बेयरिंग का काम था। उससे पहले मैं सिर्फ स्पोर्ट्स में था। मुझे मॉडलिंग से लेके फैशन इस फील्ड का कुछ अंदाज़ा नहीं था। मुझे नाम नहीं पता थे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, ना शौक था। मैं सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स और स्टडीज़ में था। और 12वीं के बाद मैंने पापा को बोला कि यार मेरे को मैंने BBA ऑनर्स कर रहा था तब, मैं नया नया शुरू हुआ था BBA उन दिनों में। तो मैंने वो एक कॉलेज ज्वाइन किया, और साथ में आधा दिन मैं दुकान जाता था, बॉल बेयरिंग बेचता था। अच्छा, वाओ, मिडिल क्लास फैमिली, मतलब पढ़ के तो जाना ही है अपने को। हाँ, मतलब तो मैं 12वीं से ही शुरू कर दिया था, मतलब कॉलेज के बाद से सीधा। तो स्कूल कॉलेज में भी तो लड़कियां बहुत लाइन मारती होगी तुम पे। हमारा स्कूल अनलकीली बॉयज स्कूल था। अच्छा, बॉयज स्कूल था। तो तब तक कोई आइडिया नहीं था। पर ऐसे ही जब जहाँ भी जाते होंगे हाँ, लोग तो, हाँ मतलब तुम्हें पता तो चल गया होगा कि यार मैं एक गुड लुकिंग आदमी हूँ। हाँ मतलब ऐसी चीज़ें आती थी बहुत। एंड तब मतलब एक हल्का सा, क्योंकि मैं जनरली नेचुरली एक इंट्रोवर्टेड
सा आदमी था, वो मतलब कैरेक्टर आई बच्चा नो था। आई नो। सो वो उस टाइम पे आपको लगता भी था कि अच्छा भी लगता है, लेकिन आपको एक्सप्रेस नहीं करना नहीं कर आता था पाते। कि आप बात कैसे करो या फिर आप क्या शर्मीले हो तुम, मुझे पता है। सो कॉलेज में जब गया तो खुला ऑब्वियसली, तो धीरे 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 मतलब फिर विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स कॉलेज के मैं पूरा ही खुल गया मुझे लगता है। तब लगा कि यार ये होना चाहिए। एंड आई थिंक थर्ड ईयर कॉलेज के बाद जब मैंने ब्रेक ली, उस समय हमारे कॉलेज में भी शोज होते थे। पहला रैम्प शो मैंने किया, उसके बाद किसी एक शादी में मैं गया। उस टाइम पे मैं तब दिल्ली के लिए स्विमिंग कर रहा था स्टेट लेवल पे। अच्छा, और हाँ स्टेट लेवल। हाँ, मैंने आज तक तब तक कभी जिम नहीं गया था, मतलब थर्ड ईयर कॉलेज तक। और नेचुरली जो था वो वो था स्विमिंग से ही तुम्हारा मतलब हाइट भी अच्छी है और बॉडी भी। स्विमिंग, और मैं नेचुरली पुशअप पुल अप जनरली मारता था। और अदरवाइज तो दुकान पे और कॉलेज में निकल रहे हो आप, तो आपका टाइम भी नहीं था। एंड आई थिंक एक शादी में गया, वहाँ पे रश्मि विरमानी जो कोरियोग्राफर, दिल्ली की काफ़ी बड़ी कोरियोग्राफर मानी जाती थी, विच आई डिडंट नो, मैं जानता नहीं था। अच्छा, रश्मि विरवानी। हाँ, तो मैम मतलब रश्मि दी बोलता हूँ अब तो मैं उनको। तो वो ना फोटोज ले रही थी, तब ऐसा वो कैमरा था। अच्छा। एंड वो कैमरा लेके वो फोटोज ले रही, सडनली वो मेरे पे रुकी। तो रुक के उन्होंने, मेरी मासी खड़ी थी साथ में, उनको बोला कि यार इसको तो रैंप पे होना चाहिए, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो मासी मेरी थोड़ी बोल्ड है, मतलब तो उनको शौक है, वो करती हैं, एक्टिंग भी बीच में कर देती हैं, मेरी साइड पे कुछ होता है तो शी साइड कि हाँ यार ले जा इसको, कर दे, मतलब थोड़ा कुछ करा ऐसा, क्योंकि ये जाता नहीं है आगे, मैं तो बोलते रहती हूँ। एंड पहले मैंने मना किया 1-2 महीने, उसके बाद फिर जब बात हुई तो मेरी सिस्टर, मासी सब ने बोला कि यार क्या होता है, एक शो करके देगा, अगर तेरे को अच्छा लगेगा तो और कर लियो। तो मैं गया, पहला शो किया मैंने, हेयर का शो था, सारे मेरे बाल ब्लॉन्ड कर दिए उन्होंने। अरे रे रे मतलब रे। 60 मेल मॉडल थे, तो सबके अलग 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 हाँ, कलर थे। मैंने किया वो हेयर का और शो, मेरे को मैंने बहुत भी किया। शर्म आ रही थी यार, ये अभी ये बाल लेके कहाँ जाऊँ मैं, इटालियन लॉरियल का ब्लॉन्ड। शो मैंने भी किया। और मेरे को आधा दिन दुकान जाना था, तो मैंने बोला यार अभी ये क्या करूँ मैं। एंड शो किया, लेकिन जब तो मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब मुझे लगा कि यार ये लाइव ऑडियंस में जब आप ऐसे चल के गए, लोग तालियां मार रहे हैं एंड लुकिंग एट यू ऐसे रैंप पे, तो एक फील जो आई ना, वो लगा यार ये करना है। तब मुझे एक्चुअली पता चला कि यार ये इसका एक अलग हाई है, अलग है। तो आई लाइक्ड इट। एंड आई थिंक उसके बाद मैंने विद इन 6 महीने में मैंने करीब 70-80 शो कर दिए होंगे। माय गॉड, और मैं तब तक मैंने कभी भी मूविंग कैमरा पे ऐड या वीडियो कुछ नहीं किया था, और फोलियो भी नहीं किया था तब तक तो। और 70 शो कर दिए। हाँ। वाओ। लेकिन उस टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये अगर करना है तो आगे बढ़ना है। तो मैंने वो रश्मि दीदी से पूछा, तब तक मैं इनके साथ काम कर रहा था, रश्मि विरमानी, अपूर्वत, अप्पू तानिया, ये सब टॉप के कोरियोग्राफर इंडिया के बन गए। इंडिया के बन गए थे। तो और दिल्ली में आपका हाईएस्ट रेट भी हो गया था तब तक ऑन द रैंप। अच्छा। तो तब शावर भाई वगैरह मेरे सीनियर्स हैं सारे। अच्छा। मतलब कुछ साल, लेकिन शावर भाई, प्रवीण सिरोही, ये सब मेरे साथ के हैं। हाँ, राजीव ये सब सिंह मेरे हो साथ गए, के हैं। आर्यन वैद, आर्यन वैद, हाँ। मिस्टर इंडिया, मिस्टर हाँ, वर्ल्ड भी बना हुआ। हाँ। ये सब मेरे साथ के हैं। हाँ, तो मतलब कुछ साल हाँ। ऐसे, तो उनका जैसे हुआ तो उनको लगता था यार ये साला लड़का अभी, मेरी उनसे हमेशा पॉजिटिविटी रही। पॉजिटिव। तुम्हारा एक ये था कि तुमसे कभी कोई जला नहीं। मैंने भी तुम्हारा हाँ। नाम पहली बार जब सुना था, तो शावर, प्रवीण, हम लोग बैठे थे, आर्यन वार्यन, हम लोग का एक शो था, वो शो के बाद हम लोग बैठे थे, तो वहाँ पे आकाशदीप सहगल, हम लोग सब बैठे, तो बोले यार ये रजनीश दुग्गल करके एक मॉडल है, वो अच्छा मॉडल है, वो अच्छा दिखता है, बोले अच्छा लड़का भी है, मतलब बिकॉज योर बिहेवियर पीपल लाइक इट। हाँ, क्योंकि मैं हर एक से रिस्पेक्ट से ही मिलता था और वैसी ही बात होती थी। उस टाइम पे मैंने रश्मि दी से पूछा कि यार मेरे को अब मेरा MBA करने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैंने ब्रेक ली थी BBA और MBA के बीच में 1 साल, तब ये कर रहा था मैं 6 महीने। तो मैंने बोला कि इसके ऊपर कैसे जाएंगे आप मेरे को बताओ, क्योंकि मेरे लिए अब ये एक ऐसा पॉइंट बन गया कि या तो मैं इसको करियर बनाऊं या फिर पूरा छोड़ दूं और अपना काम करूं जो कर रहा हूं। यस। तो शी सेड यार तू मिस्टर इंडिया या ग्लैड्रैग्स एंटर कर, अगर तू वो जीत जाता है तो फिर यू नेवर नो, मतलब फिर क्या होगा कि तेरा नाम सीरियसली लिया जाएगा। तो मेरे वो बात पता नहीं माइंड पे अटक गई कि यार मैंने पहली बार आई थिंक पापा को बोला होगा यार मेरे को ना दुकान से छुट्टी दे दो 2 महीने। तो मैं 2 महीने की छुट्टी ली, एंड उसको तब तक समझ आ गई थी कि यार 20-21 साल का भी लड़का है और आज तक टचवुड इसने कोई गलत स्टेप नहीं लिया है, कहीं गलत आदतों में नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कर रहा है। सो ही सेड कि नहीं तू ले ले यार, एंड आई टोल्ड हिम, और मेरे मन में भी क्लियर था अगर मैं जीता, मतलब फर्स्ट आया, तो इस लाइन को पकड़ूंगा, अदरवाइज नहीं पकड़ूंगा। और वो किस्मत ऐसी थी कि मैं मिस्टर इंडिया जीत गया। ओह, कौन से ईयर में? 2003 में मिस्टर इंडिया जीतना बोले तो कितनी सारी ब्रांड्स। तो माय गॉड। वो जीता, फिर उसके बाद मतलब देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। और मेरी पहले एक बंदे से बात हो गई थी जो मेरा दोस्त दिल्ली में बन गया था, रजत वोरा। तो वोरे ने बोला यार तू जैसे ही जीतेगा हम लोग बॉम्बे चलेंगे।
इंडिया को रिप्रेजेंट करना था लंदन में मिस्टर इंटरनेशनल के लिए। अच्छा। तो फिर उसकी तैयारी शुरू हो गई एंड देन वहाँ पे मैं फर्स्ट रनर अप आया और ऑनलाइन पोल में नंबर 1 आया। तो बेस्ट एजेंसी ने मुझे वहाँ की साइन कर लिया। अच्छा। आई थिंक तब तक फिर सेट हो गया था कि यार अब इसके बाद तो आपको बॉम्बे ही तो जाना बॉम्बे में फिर तो बॉम्बे चकाचौंध ही। मॉडल्स रोड मतलब- शो और बहुत अलग ही दुनिया थी ना वो पहले। हाँ मतलब फिर तो ये फिक्स हो गया था कि अब तो बॉम्बे ही शिफ्ट होके ही होगा। मतलब अभी मॉडल होने का उतना फायदा नहीं है जितना तभी था मिस्टर इंडिया बनने का। हाँ, तो तुमने वो दौर के मजे लिए हैं। हाँ। क्योंकि तब मिस्टर इंडिया बनना तो मतलब बहुत अलग ही बात होती थी। फिर पार्टीज होती थी, शोज। या। मैंने देखा हूं ना वो, मेरे बहुत सारे मिस्टर इंडिया दोस्त रह चुके हैं। तो वो जो दौर था वो अलग दौर था। तो फिर उसके बाद बॉम्बे आए तो फिर क्या हुआ? बॉम्बे आया मैं, एक्चुअली बॉम्बे लाया गया था मैंने। आते ही एक पहली जो, तब तक मैं एक्टिंग से कभी मैंने मूविंग कैमरा फेस नहीं किया था। नहीं। तो एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक कॉल आया। मैं प्रिंट शूट शुरू कर दिया था मैंने। तो मैं एक मॉन्टी कार्लो जो स्वेटर आता था उसका कैंपेन कर रहा था फ्रांस में। और आपके JWT जो इंडिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसके मेन फोटोग्राफर क्लिक कर रहे थे। तो फ़ोन आया उनको, फिर उन्होंने मुझे दिया। अब हम लोग पेरिस में खड़े हैं, फ़ोटो खींच रहे। तो उन्होंने बोला कि मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ एंड रजनीश वी हैव शॉर्ट लिस्टेड योर फोटो फॉर अ फिल्म। तो यकीन हिल गया होगा तो पेरिस में। नहीं हिला नहीं। मैंने बोला कि मैम बट मैंने पहले कभी एक्टिंग नहीं की है। सीधा बोला। हाँ। सी मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ, सही घुमा बात। के क्या बात करनी है। कह रहे नहीं गिरीश जी हमारे डायरेक्टर होंगे, गिरीश धमीजा, एंड वो NSD के टीचर रहे हैं। आप ये बताइए हमें मिल कब सकते हैं। अभी तो फाइनल थोड़ी किया है, अभी तो लॉक किया है। लॉक किया है। तो मैंने कहा मैं 3 दिन बाद दिल्ली पहुंच रहा हूँ, आप मुझे तो कह रहे हैं ठीक है हम आपकी चौथे दिन की आज से टिकट कराने बॉम्बे की। तो बॉम्बे की टिकट हुई, मैं आया बॉम्बे। मतलब दे सेंड मी अ बिजनेस क्लास टिकट, देन केम टू पिक मी अप। पिक किया, रास्ते में विक्रम जी को मिलाया, विक्रम भट्ट सर को, कि ये इनकी स्टोरी और एडिट ये करेंगे। फिर वो अपने ऑफिस लेकर गए। ऑफिस में गिरीश धमीजा बैठे हैं, ऑफिस में शील बाबू बैठे थे, शील कुमार, और ये सुजैन जो EP करने वाली थी। एंड कहानी वानी सुनाई उन्होंने, और उन्होंने बोला कि यार आप, मुझे पसंद आई, अमेजिंग फिल्म, मतलब अमेजिंग स्टोरी, डबल रोल, आप पॉजिटिव भी हो आप नेगेटिव भी कर रहे हो। और फिर उन्होंने बोला कि और इसमें लड़की होंगी प्रियंका चोपड़ा। तो मैंने बोला कि ठीक है। कभी भी मैं किसी की ऑ में नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, एंड क्योंकि सब मेहनत करके काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता कि क्या ये वही फिल्म थी जो प्रियंका चोपड़ा का एक कंट्रोवर्सी आपके साथ चला था कि उसने आपको फिल्म से निकलवा दिया? हाँ वो बाय द वे वो मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि वो सबको एक गलत एक वो है कि मैं, मतलब उन्होंने मुझे निकाला। मुझे लगता है कि जो बीच में मैनेजर्स इन्वॉल्व थे, जो बीच में लोग इन्वॉल्व थे, ये सब प्रियंका चोपड़ा के मैनेजर्स। हाँ, जो प्रियंका के उस टाइम मैनेजर थे, ये उनका काम है। एंड ऑब्वियस ही बात थी कि उनको ये हो गया था। और तब तक इन्होंने मुझे बॉम्बे बुलवाया, किशोर नमित कपूर पे मैं एक्टिंग क्लास कर रहा हूँ, सब चल रहा है। साइक्स जिम ज्वाइन करवाया, बास ट्रेन कर रहे थे मुझे, मतलब तो वो सब चल रहा था ये 2-3 महीने। और टॉप पीपल वर ट्रेनिंग यू एंड ऑल दिस, किशोर नमित, अब्बास, एवरीथिंग। विदुर सर यूज्ड टू डू डिक्शन, माइंड ब्लोइंग। हाँ, तो मतलब उर्दू सब चल रहा था। एंड ये सडनली 3 महीने के बाद एक रात को कॉल आई और मैं ऑफिस पहुंचा, तब ये ब्रेक किया मुझे न्यूज़ कि यार अभी ना सडनली हमें उनके वहाँ से कॉल आया और बोला कि प्रियंका थोड़ी अब बड़ी पिक्चरें कर रही हैं, तो शी डजंट वांट टू वर्क विद अ न्यू कमर। अच्छा। तो मेरा रिएक्शन आप समझो क्या था। राजेश, नहीं, मैंने बोला कि ठीक है लड़की बदल दो। आई स्वेयर, मैंने बोला लड़की बदल दो। सी अब मुझे बिजनेस नहीं पता था तब तक फिल्मों का, और मेरे को ये था कि आपने मुझे साइन किया यार 3 पिक्चरों के लिए, आप मेरे पे पैसा खर्च कर रहे हो, आपने मुझे एक पेंट हाउस में रुका है जुहू में, गाड़ी दिया, ड्राइवर दिया है, ट्रेनर दिया है, आप अगले फ्लोर पे जाने वाले हो, तो ठीक है ये कर दीजिए। तो ही केम एंड हग्ड मी, प्रोड्यूसर, एंड वो आंखों में आंसू थे उनके, एंड गिरीश जी भी आंखें भरी हुई थी। मतलब यू कैन इतना तो यू कैन सी कि यार जेन्युइनली वो कर रहा है। उसने बोला रजनीश मैं 1 सेकंड में कर देता, बट वी ऑलरेडी डन कमिटमेंट्स। वो आगे फाइनेंशियली आगे काफी कुछ कर चुके थे, बट ये सारी चीज जो क्लियर खैर करने वाली बात, किसको हीरो लिया? वो अर्जुन रामपाल ने किया। अच्छा, यकीन तो तुम बेटर ही थे यार। नहीं, अर्जुन रामपाल नहीं, हीरो नहीं दिखता, ही इज अ गुड लुकिंग गाय। मैं मानता हूँ कि अर्जुन भाई ऑब्वियसली ही इज वेरी गुड, गुड वॉइस, ही इज अ गुड लुकिंग गाय, आई डोंट डिनाई दैट, बट ही इज नॉट एज सॉफ्ट एज यू। वो मतलब सी दैट इज योर हीरो का सॉफ्टनेस बहुत जरूरी है। एक सॉफ्टनेस जो हीरो में होता है वो अर्जुन रामपाल में नहीं है, नहीं तो वो बन जाता। पॉसिबली ही इज डूइंग दैट काइंड ऑफ रोल व्हिच इज मेकिंग हिम लुक रफ, दैट्स व्हाई ही बिकम अर्जुन रामपाल, एंड दे आर शूटिंग हिम। तुमको मिलती शायद वो फिल्म, क्या फिल्म का नाम क्या था? यकीन।
यकीन, हाँ। बट एक तरह से मैं मानता हूँ वो ब्लेसिंग थी मेरे लिए। अच्छा हुआ नहीं किया हाँ, तुमने। क्योंकि वो तब Picture I super think flop हुई नहीं, वो। मैं बहुत यंग था। मुझे लगता है मैं ठीक है, सी आप नया नया एक्टिंग क्लास से आओ वो अलग बात होती है, मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया पर था। वो तुम्हारे लिए आगे काम आएगा। अभी ये जो हाँ। ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ कराया, तुमको ट्रेनिंग नहीं वेनिंग मिली। हुआ, मैं 2 महीने पहली बार लाइफ में डिप्रेशन में चले गया, पहली बार। मैं आज तक कभी स्कूल कॉलेज कुछ भी हो कभी लाइफ में, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि यार ये ऐसा हाँ, भी एक वो होता है। रिजेक्शन फील हुआ कि यार पहली ये बार गलत हुआ झटका मेरे लगा साथ। आपको कि यार बुरा ये क्या लगा। हो गया। एंड देन मेरे दोस्त बोलते थे चल यार कॉफी पीने चलते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। सो ऑडिशन पे भी बोलते थे चल फेमस स्टूडियो चलते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार तुम लोग होकर आओ, मैं यहीं पे सही हूँ। मेरे साथ बहुत रोल में हुआ है ये। और मैं घर पे भी नहीं बता सकता था कि क्या मतलब झटका लगा है। वो किसी को नहीं बता सकते, वो रिजेक्शन वाला झटका ना। हाँ, सो देन आई थिंक एक हमारा दोस्त था यूनिवर्सल म्यूजिक में, उसने मुझे बोला कि यार टेस्ट चल रहे हैं, एक वीडियो होने वाला है और तू आ जा। तो कह रहा मैं सबके कर चुका हूँ, वो मतलब जो भी अपने दोस्त थे सब लोगों के करा चुका था वो। तो उसने बोला ये तू निकल बाहर निकल, मतलब पहले तो मेरे को बाहर खींच रहा था। सो थैंक्स टू हिम दैट मैं चला, इवेंचुअली मैं गया। पहले 2-3 दिन मैंने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा है छोड़। फिर वो खींचा उसने तो मैं आ गया। मैंने कहा चल ऑफिस आ रहा हूँ मैं। तो ब्लैक टी शर्ट जीन्स पहन के मैं पहुंचा, वो कैमरा पे उन्होंने थोड़ा वो पूछ लिया, इंट्रोडक्शन लिया, लेफ्ट राइट जो प्रोफाइल होती है वो की। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब आप डांसिंग वगैरह में कंफर्टेबल हो। मैंने कहा हाँ कंफर्टेबल हूँ, तो बट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी है रिहर्सल के बिना। तो ये हुआ, घर पहुंचा तो उसका कॉल आ गया कि ब्रो डन है, तेरा फाइनल हो गया है, परसों हबीबा जी के यहाँ पे जाना है, अपना गाना छोड़ दो आंचल। अबीबा मास्टर। सो छोड़ दो आंचल वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, बॉम्बे हुआ वाइकिंग्स। था वो, और वो बाप रे बाप। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, तुम चली जाओगी मर जाएगा दीवाना। क्या दिखे उसमें तुम, बाप रे बाप। सो वो गाना जब हिट हुआ ना, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। मतलब उसके बाद लेकिन मेरे उस गाने के बाद क्या रिजल्ट आया जब वो गाना सुपर हिट हुआ? So, उस टाइम पे म्यूजिक वीडियो का दौर हुआ करता था, एक गाना हिट पिक्चर में हीरो मतलब ले ये बात मैं कर रहा हूँ 2004 की। और उसके बाद ये 4 के बाद 4, 5, 6, 7 मैंने मतलब ये 4 सालों में आई थिंक रैंप शो से लेके प्रिंट कैंपेन्स, टीवी कमर्शियल और वीडियोस सब फोड़ दिए। सब फोड़ दिए, बहुत फोड़े। मतलब कि क्लिनिक ऑल क्लियर, यामाहा, रियल जूस, सब बड़ी ब्रांड कर रहे सब हैं बड़े तुमने। ब्रांड, सब बड़े ब्रांड के। दिग्जैम, रेमंड्स रेमंड्स का भी। तो मैंने 7 साल किया, मतलब पिक्चर के 7 बाद भी, साल यार, you are लॉन्च होने के Raymond's। बाद भी आई वाज विद रेमंड्स। जितनी ब्रांड्स तुमने की है बिकॉज ऑफ फेस। मतलब वो एक टाइम ऐसा आ गया Your था। face is vulnerable, your face is innocent, your face is which is see वही अर्जुन रामपाल ने इतनी ब्रांड्स नहीं किया। Why? Because you have that family face। एक लड़का दिखेगा, एक बिजनेसमैन दिखेगा, एक भाई दिखेगा, एक दोस्त दिखेगा उस चेहरे में, जो सलमान खान साहब का चेहरा है। मैं यही बोल रहा हूँ तुम्हें कि ब्रांड्स ऑलवेज सी द फेस। मेरे को एक रेमंड्स की जो हेड थी तब, संगीता मैम, आर.के. स्वामी की हेड थी वो। आर.के. स्वामी जो एड एजेंसी है सबसे बड़ी, वो रेमंड्स हैंडल करती थी। तो मैंने पूछा एक बार 1 साल के बाद कि मैम मेरे को आप रिपीट क्यों कर रहे हो। एंड शेखर एंड संगीता मैम वर द हेड्स ऑफ द एजेंसी। तो उन्होंने बोला कि रजनीश यार आप कंप्लीट मैन कैटेगरी में इसलिए आते हो क्योंकि यही जो आपने बात बोली अभी कि आपके ना फेस लुक वगैरह है, लेकिन वो जो इमोशन आता है फेस पे और एक वल्नरेबिलिटी, तो वो हमारी ऑडियंस को हिट करती है। एंड विच इज इनसाइड ऑल्सो यू। आई गेस वो आई हैव नेवर सीन यू एंग्री, आई हैव नेवर सीन यू लाइक। हाँ ऐसा नहीं, लेकिन मैं पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, बहुत किसी गलत बात पे नहीं, मुझे लगता था कि सही है, लेकिन वो गुस्से में वैसे भी होता है ना, आपको लगता है आप सही हो। सही है। तो आई थिंक था, बट वो धीरे धीरे आई थिंक आई कंट्रोल्ड। उस टाइम की सारी मॉडल्स के साथ तुमने काम किया, मतलब कभी अफेयर हुआ किसी से? नहीं, मैं मॉडलिंग शुरू करने से पहले ही आई स्टार्टेड डेटिंग पल्लवी। अच्छा। तो मैं जब उनमें 20 का था तब वो पहली बार हम लोग मिले थे, मतलब योर वाइफ? या हु इज माय वाइफ नाउ, तब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। तो लगभग 2005 तक वो मेरी गर्लफ्रेंड थी एंड देन वी गॉट मैरिड। तो बचपन में ही शादी कर ली। अच्छा, प्यार तो पहले ही हो गया था। अच्छा, बच गए तुम। हाँ, तो मॉडलिंग में आने से पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड फिक्स थी। अच्छा, एक अनफिल्टर्ड सवाल मेरा रह गया था मॉडलिंग फील्ड के लिए, वो शायद मैं भी जानता हूं पर मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूं बिकॉज यू हैव बीन अ सुपर मॉडल, दैट गेइज्म का बहुत उसमें एक पावर रहा है जी। वो आपने कैसे लड़ा? क्योंकि सारे डिजाइनर्स जो थे वो गे थे, बड़े काफी, टॉप के डिजाइनर, कोरियोग्राफर थे वो गे थे, मेकअप मैन जो थे वो गे थे। तो फैशन इंडस्ट्री को गे लोग रूल कर रहे थे। उसमें अपने आप को आपने कैसे बचाया और कैसे तुमने वो बार को क्रॉस किया? बिकॉज
आई नो दैट सो मेनी मॉडल्स कुड नॉट मेक इट बिकॉज किसी गे का उसका दिल आ गया है और वो गे उसके साथ करना चाह रहा है पर वो नहीं चाह रहा है और उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। आई एम राइट? ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हुए। See, ऐसे माइंड वाइज आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ ये केस हुआ है एंड आई फील कि जो आप बोल रहे हो कि एक लेट्स से जेंडर ही पकड़ लो ना आप, एक Gender, मेल yeah. एक फीमेल हो गया एंड ये उनकी ओरिएंटेशन है, भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया। लेकिन बहुत सारे उसमें से भी 50% आप देखोगे जिनको नहीं बनाया लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि Pretend वो कर हैं, रहे हैं। क्योंकि उनको इस लाइन में रहना है। इस लाइन में रहना। तो वो मैंने वैसे मॉडल भी देखे हैं जो असली में मे बी स्ट्रेट हों लेकिन वो दे आर बाय बिकॉज दे वांट टू बी अ मॉडल। हाँ, ऐसे मेरे, और मैं शॉक्ड होता था कि भाई तू तो मतलब भाई तेरे को क्या मतलब, एंड इट्स सी बिकॉज इनिशियली जब मैं एंटर किया तो मुझे भी अजीब लगता था क्योंकि मैं आई थिंक एक नॉर्मल, आप जब फैमिली से आते हो और कोई दूर दूर तक फैशन से रिलेशन नहीं है तो मुझे भी अजीब लगता था पहले। लेकिन आई थिंक वो देखने के बाद आप इवेंचुअली जब आप सुनो और सोचो कि यार ठीक है, उन्होंने, भगवान ने उनको ऐसा बनाया कि वो एक ऐसे लाइकिंग उनकी इस तरफ है, तो उसमें एक होता है कि या तो आप घिन की नज़र से देखो उनको और एक होता है कि नहीं देखो। मतलब पहले क्लियर कर दो भाई, भगवान ने मैं जिनको ऐसा बनाया वो इस तरह, इस इंडस्ट्री में क्या फोर्सफुली मैनिपुलेटिवली दे मेकिंग स्ट्रेट पीपल गेज। हाँ, सो सम प्लेसेस आई हैव सीन जहाँ पे ऐसा होता था वेयर दे पुश पीपल, लेकिन आई थिंक जो आप, मैं टॉप के नाम बताऊँ फ्रैंकली डिज़ाइनर्स में, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो फोर्स करता था किसी को। ये जो जितना भी आप बोल रहे हो वो सब एक ऐसे थे जो बेचारे, इवन डिज़ाइनर्स बेचारे नहीं थे वो, लेकिन वो फिर कभी नाम भी नहीं बना पाए अपना, वो उसी में रह गए, लेकिन वो उनका काम कभी तुम्हारे शाइन साथ नहीं कोई किया। ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें तुमको? मेरे साथ, मेरे पहले शो जो मैंने अभी बताया ना, हेयर शो वाला, उसके बाद मेरे साथ एक बंदे ने, मतलब उसने मुझे कार्ड दिया, रजनीश यू वर फैंटास्टिक ऑन द रैंप, ये वो ऐसा आया, मुझे शक्ल से लगा कि ठीक है यार स्वीट है और बोल रहा है, तो शक्ल से स्वीट लगा लेकिन निकला करंट लगेगा हाँ, पीस। और तो उसने मुझे दिया ऐसे, और तब तक मुझे मैं नॉर्मल एक लड़का जो दुकान जाने वाला बंदा और स्पोर्ट्स में और इसमें, मुझे पता नहीं था कि वो क्या है, राइट। अभी उसने मुझे दिया, उसने मुझे बोला यार डेफ कॉल में हम लोग मिलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं उसका कार्ड पे अच्छा चीज़ थी, मतलब वो एक फैशन एडिटर और मैगजीन का, बड़ी मैगजीन का एडिटर था, मैं नाम नहीं और लूँगा वो क्या उसका। था? मैं पहुंचा डेफ कॉल में, उसने कहा एक वील जस्ट हैव लाइक अ कॉफ़ी एंड टॉक, मैं आपसे बात करूँगा, यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, ऐसा ऐसा। मैंने ही मतलब मिलिंद सोमन और ये सब उसने ऐसे ऐसे बोला। सब बनाया है, मिलिंद सोमन को मैंने हाँ, बनाया है, मतलब ये बनाया है, इतना इन लोग नहीं कह रहे मैंने बनाया नहीं, लेकिन आई स्पॉटेड देम, मतलब Okay. थ्रू, और उसने बाद में मुझे फोटोज दिखाई। अब मैं गया तो मुझे उसकी बातों बातों में लगा कि ये साला कहीं पे बात कर रहा है कॉम्प्रोमाइज़ की। और मैं शॉर्ट टेम्पर्ड पंजाबी लड़का, मतलब पंजाबी पठान, सो दैट इज़ माय बैकग्राउंड। तो मैं मिला उसको एंड ये ऐसे ऐसे बात कर रहा है, मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ये कुछ बात कर रहा है कि आपको किसी डिज़ाइनर के साथ जाके, मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात कर रहा है, और वो आपको एक ऐसी लेवल पे पहुंचा देंगे जहाँ से ये होगा, ये देखिए फोटो देखिए, फोटो दिखाई मुझे। ही वाज अ पिम्प। हाँ, मतलब हाँ, he was a इट्स pimp of designer. एडुकेटेड पिम्प। हाँ, तो मुझे जब उसने फोटो दिखाई, और बड़े लोगों की, मतलब बड़े मॉडल्स की, आपके छोटे नहीं, मैं बोल रहा हूँ बड़े, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम है भाई जो तो जब openly उसने, चले। मैंने कहा तो आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, सो ही सेड कि यू नो इफ यू डू दिस एंड दिस विल हैपन। मैं खड़ा हुआ, हाँ, रेस्टोरेंट मोएट्स डिफेंस कॉलोनी में, और मैं उसको कॉलर से उठाया, मैं कहा तेरे को पहन के ठक एक थप्पड़ मारा उसको, तेरे जैसे ना ऐसे लोगों को सारे नंगा करके आई विल मेक यू रोम अराउंड, नेवर कम बैक टू मी। मैंने कहा कभी दोबारा दिखना मत मुझे, और बोल के मैं निकल गया ना। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, आई थिंक उस दिन के बाद मेरे पास कोई नहीं आया। सही बता, हो सकता है वो पिम्प ने सबको बोल दिया हो, फैला दिया होगा। इज अ स्ट्रेट गाय, और तुम मिस्टर इंडिया बन गए। नहीं, वो तो मैं उसके मतलब 8-9 महीने बाद बना। तो कुछ गेस लोग क्या ना ऐसे पिम्प को रखते हैं, जो लोग फोटोज दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। तब तो प्रिंट आउट वाली फोटो थी, हाँ, वो दिखा रहा था मेरे को, वो एल्बम लेके घूमते थे पूरी। फोटो पूरी दिखा। एल्बम बनी हुई रहती थी, उसमें दिखाते थे, मेरे साथ भी हुआ है। तो इनके पिम्प रहते थे, जिन्होंने कई बेचारे, हम जैसे छोटे शहर से जो लोग आते थे, उसमें से कई मेरे दोस्त गे बन चुके थे। जैसे तुम सरप्राइज होते थे, मैं भी बोलता था अरे क्या कर रहा है तू, क्या जरूरत क्या है, बोले नहीं यार, फिर वो डीपली अंदर घुस जाते। मतलब 1-2 साल बाद आपको ये भी रियलाइज होता है। इन द पार्टी दे कम एंड दे किस यू एंड दे से इज माय बॉयफ्रेंड, एंड मतलब अभी तो कम है, पहले अलग दौर था यार। पहले तो अलग आपको दिखता ही था, क्योंकि जब फैशन वीक्स होती थी, जब ये सब होता था, तो आपको बहुत सारी ऐसे पार्टीज में यू जनरली यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ पीपल।
आई नो वी हैव टू पार्टी लाइक वो 1900 यहाँ वहाँ तो हाथ पकड़ के आते थे लोग, अभी तो नहीं आते बिकॉज ऑफ मोबाइल्स एंड ऑल। हाँ हाँ। मेरे कई दोस्त इसमें घुस चुके हैं यार। और अरे मेरा इनफैक्ट एक फ्रेंड है जो मुझसे 1 साल छोटा था, एंड वो क्या होता है कि अभी आपको देखा उसको लगा कि यार मेरे को भी बनना चाहिए, और वो गुड लुकिंग बंदा दिल्ली से, मतलब ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि वो गो गेटर नहीं था, लेकिन वो पॉसिबल था, मतलब वो अगर आज की डेट में मैं देखूं तो वो विनोद खन्ना सर जैसे लगता है, अच्छा, वैसा बंदा है वो। तो गुड लुकिंग हैंडसम गाय यार। गुड लुकिंग हैंडसम गाय फ्रॉम दिल्ली, क्लीन शेव, मतलब वो रखता था अपने आप को। तो किसी तरह से आई थिंक इनिशियली ऐसे ऐसे झटके लगे उसको, या लोग मिले कि वो डर गया कि यार मेरे को डर लगता है भाई, मैं इसके अंदर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो मतलब, और वो 1 2 3 साल हुआ उसके कई साथ। बड़े बड़े मॉडल पागल भी हो गए यार। और जैसे बलबीर करके एक मॉडल था, देखो बलबीर मीना, हाँ हाँ हाँ। वो पागल हो गया इस चक्कर में, उसको एसिड वैसिड खिला दिया गया किसी गे के इसके चक्कर में, वो बेचारा वहां घूमने लगा। बहुत सारे ऐसे लड़के जो इस चक्कर में डिप्रेशन में जाके ड्रग्स में घुस गए, क्योंकि वो लोग गे थे नहीं, बट फिर वो एक वो इमेज बन गई, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री तभी बहुत छोटा होता था, यू नो। पार्टीज हुई, इसमें मालूम पड़ जाता था एक डिजाइनर, ये मेरा है, उसको देखना नहीं, इसको मत करना, मतलब वो लड़कियों से ज्यादा पजेसिव। बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत लोग परेशान हुए। मैंने देखा हूं ना उनका, एक रेची करके जो ग्लैडरेस जीता था, मेरा दोस्त था रेची, उससे तो चमाट मार दी थी, तो फिर उसको शो मिलना बंद हो गए। मतलब इसने जिसका नाम लिया था, मुझे लगा कि वो सब में फैला देगा, तो मुझे लगा कि मेरे को नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाए तो ठीक है, क्योंकि अब क्या था, तब तक मैं शो स्टॉपर बन गया था। हाँ, तो आप या तो शो ओपन करते थे या शो क्लोज कर रहे थे, तो वो उस बंदे से वो थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम पे दो लोग थे जो शो ओपन क्लोज कर रहे थे, मैं और मार्क रॉबिन्सन। बाद में पहले स्ट्रेट था, बाद में ही बिकेम गे। या मतलब बहुत सारा ऐसा तो सब ओपन चल रहा था। या इवन देयर वाज अ गे क्लब वुडूज इन टाउन 1900 के बाजू में। अच्छा, वुडूज मतलब हाँ, मतलब या लेस्बियन एंड गे क्लब था वो पहला इंडिया का। अभी तो बना भी नहीं सकते, यू कांट मेक इट नाउ। तो पहले बॉम्बे और फास्ट था। अब तो पीपल आर वैसे भी ओपन ना, मतलब अब तो लोग बट यू स्टिल कांट ओपन नो। अभी मोरल पुलिस बहुत घूम रही है ना। मतलब मोरल पुलिस क्या है कि गे होना अपने आप में एक अलग बात है, फिर उसको इस चीज को बढ़ावा देना एक अलग बात हो जाए, तो वो लोग नहीं देंगे। ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज, इन लोग, सरकार ने भले 370 जो आर्टिकल है, नहीं, ये जो लड़का लड़की के साथ कर सके, LGBTQ का जो है कुछ तो अप्रूव किया है कि लड़का लड़के के साथ अगर कुछ ऐसा they can get married, हाँ, मतलब उन्होंने अपने राइट्स तो कबूल करवा ही लिए। बट इसमें क्या होता है ना, सम पीपल दे मोलेस्ट, दे मैन्युपुलेट यंग गाइस। सी यंग पीपल कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, उनको ऐसा करना, मतलब क्योंकि आपको पता है कि उसकी नीड है बेचारे की। बहुत सारे यंग लड़के इसमें एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। अभी भी तुम देखो लोखंडवाला में यहाँ वहाँ पे जितने गेस घूम रहे हैं, और उनके पिम भी है जो वहाँ घूम रहे हैं, और इस तरह से जैसे तुमको स्पॉट किया, ऐसे लड़के को लोग स्पॉट करते हैं कि हाँ गुड लुकिंग, लंबा चौड़ा है, उसको कन्विंस करते हैं, और 95% वो कन्विंस हो जाते हैं। सी वही है, वो एंड ऑफ द डे वो आपकी पर्सनल चॉइस पे आ जाता है, हर एक की, मतलब कि मेरी, आपकी, या वो जो फंसा उसकी, या जो नहीं फंसा उसकी, कि उसने हाँ बोला या ना बोला। तो आपने तो मॉडलिंग फील्ड में रूल किया माशाल्लाह, आपने वीडियोस में भी रूल किया, सब कुछ किया आपने। क्या इंडस्ट्री ने आपको एक्सेप्ट किया? पहली ब्रेक कैसे मिली, और हाउ इट हैपेंड? लाइक पहली फिल्म तुम्हारी 90-20 जो धूम मचा दी, गाने बड़े अच्छे थे, तुम्हारे परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया, तुम्हारा हनुमान चालीसा जो तुमने याद किया था वो भी फेमस हुआ था। कैसे मिली ये फिल्म, कैसे हुआ, कैसे विक्रम भट्ट को क्रैक किया आपने? मेरे माइंड में ये पक्का हो गया कि अब यही करना है। उसके बाद मैं अपने आप को एक्टिंग वाइज प्रिपेयर करने लग गया, और मैं एड्स, वीडियोस, ये सब कर रहा था 2004, 5, 6, 7 में। और फिल्म ऑफर्स भी आ रहे थे, जैसे जैसे आपके वीडियो रिलीज होते थे, आपकी फ़ोन आ जाते थे पिक्चर के लिए। लेकिन मैंने कोई भी पिक्चर नहीं ली, क्योंकि मेरे माइंड में आई थिंक वो ये बैठा था कि यार मैं अब पिक्चर उस दिन करूँगा जिस दिन मेरा शोल्डर होगा, मतलब फेस वैल्यू ये होनी चाहिए कि मुझे कोई हटा ना सके। हाँ, अच्छा हुआ रुका, क्योंकि फिर मुझे 1920 मिली, जो मुझे विक्रम जी आई थिंक अपनी पिक्चर के लिए, उनकी लाइन में शायद 12 या 13 फ्लॉप्स हुई थी उससे पहले। राज के बाद जितनी भी उन्होंने की थी सब फ्लॉप हो गई थी, और उसके बाद ही वॉज लुकिंग फॉर 2 न्यू कमर्स, एंड उन्होंने आई थिंक कहीं पे स्पॉट या उन्होंने किया है, उनकी टीम वाले ने, कि यार, एंड वो मिल रहे थे लोगों को कि वो रेमंड्स की होर्डिंग पे जो लड़का है उसको बुला। हाँ, तुम्हारे बहुत होर्डिंग्स लगते थे रेमंड्स के। तो हाजी अली और पूरे बॉम्बे में, हाजी अली में, यहाँ पे वहाँ पे स्पॉट पे बड़े बड़े होर्डिंग्स। हाँ, मैं जाके मिला, एंड उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे कहानी सुनाई, एंड ये सब हुआ। उन्होंने बोला कि यार मैं देख रहा हूँ, और तुझे हनुमान चालीसा आती है क्या?
तो मैंने कहा सर आती है। तो वो शौक थे, पूछा कि क्यों आती है। मैंने कहा कि सर मैं जब 4th में था तो मुझे बहुत डर लगता था। मतलब मैं और मेरा भाई, जैसे मेरा भाई मुझसे 1.5 साल बड़ा है, तो मुझे ना रात को डर लगता था कि बाथरूम में कैसे जाऊँगा। मैं भाई को उठाता था, तू खड़े हो मतलब बाथरूम के बाहर, मैं आता हूँ। सो लिटरली या तो लाइट जले या फिर वो खड़ा होगा तब मैं उधर जाऊँगा। और मेरे सारे कज़न मुझे डराते भी थे। मतलब आप समझो कि मेरी बुलिंग होती थी, क्योंकि हम लोग एक जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं। तो जॉइंट फैमिली में जैसे 10-11 बच्चे हैं, वो जानबूझ के ज़बरदस्ती एक छोटा, और मैं सबसे छोटा हूँ उन सब में से। हाँ, तो मैं भी बहुत literally मजे लेता था मेरे छोटे मेरे को भाइयों लिटरली वो उठा के ऐसे सोफे पे बिठा रहे, अभी सब बैठे लाइन में, आसपास मेरे हाथ पकड़ लिए ताकि मैं आंख भी ना बंद कर पाऊँ ना कान, और चला दी मतलब अपने वो वीडियो कैसेट किसी की कब्रिस्तान या वीराना की। हाँ, तो आप समझो कि जो बंदा डरता है उसको आप और दिखा रहे हो। और डरा रहे हो। तो तब मम्मी ने बोला यार मैं तुम दोनों को हनुमान चालीसा सिखाऊंगी। तो आई थिंक 4th या 5th में हम दोनों ने सीखी। उसके बाद से फ्रैंकली मुझे डर नहीं लगता ऐसा, और जब लगता भी है, मैं इनफैक्ट मतलब आप समझो कि मैंने करीब 1000 से ऊपर रैम्प शोज़ किए होंगे, इवेंट्स किए हैं। तो मैं हर इवेंट से, हर शूट से पहले मैं वहाँ पे खड़े होकर पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और फिर मैं स्टेज पे जाता हूँ। क्या बात है। अब आज भी मतलब अगर मैं कभी भी स्टेज आपकी आवाज में हनुमान चालीसा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बट अच्छा। वो मैं थोड़ा नहीं पढ़ता, फिर वो पूरी पढ़ता हूँ तो पूरी पढ़ दो। यार, पूरी फिर 1 घंटे की है नहीं 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 1 घंटे की नहीं है, मैं तो मतलब 2 मिनट में पढ़ दूंगा। तो पूरी पढ़ दो फिर। क्विकर वे में पढ़ता हूँ, क्योंकि अपने लिए पढ़िए होती है ना रोज ही जैसे सही है, मजा आ ठीक जाएगा। है। श्री गुरुचरण सरोज राजन मुकुर सुधार बनो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धि तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज जल ध्वजा विराजे कांधे मुंजने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को सिया राम लखन सीता मन बसिया सहज पदम तुम रोज गावे अस्के श्रुति कंठ लगावे संकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिखपाल जाते कवित कवित के सके गाते तुम उपकार सुरी वे कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर सग जाना युग से सृजन प्रधान लीलोताई दुर्बल जानू प्रभु दिगा मिल माही जल लांगा चनाई दुर्गम काज जगत के देते सो मन गुरे तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आगे पसारे सब सकल तुम्हारी शरण तुम रक्षा उखोड़ ना आपते सवार वापे तीनों लोग कांपते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोगरे सब पीरा जब तरन बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन का मुझे ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके गाज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई में जीवन ललवाए चारों एक प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत यार सास के तुम रखवारे असुनिंदन राम दुलारे हस्य निरत किया था स्वदी जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रो रक्त के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन जन के दुख बिसरावे अंत काल रोगर पर जाए जान भक्त कहाई और देवता चितना डरे हनुमान सही सरब सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान साई कृपा प्रभु देव की नाई ये सत पार पाठ कर जोई छूटे मन मासुख होय जोय बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास धारी जे रखी जे नाथ दे मेडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये मैं कभी भी थोड़ा नहीं पढ़ता, पढ़ता तो पूरा ही पढ़ना चाहिए। कोई भी सूरत या चालीसा, हनुमान चालीसा या कुछ भी सूरत, तो इसका भी देखो आपने बचपन में ये सीखा, आपकी अम्मी ने आपको सिखाया जी। इसका भी फायदा आपको देखो कहाँ पे हुआ, क्योंकि हाँ, जो भी ऊपर वाले की चीज रहती है उसको आप याद करते हो तो कहीं ना कहीं काम में आता है। बिल्कुल। और इससे तो फिर विक्रम भट्ट से मिले तो फिर क्या हुआ? जब मिला उन्होंने बोला कि डन है यार तू कर रहा है, तो उन्होंने कहा लड़की भी नई है ये पूजा। अदा शर्मा मेरी दोस्त है, मेरे साथ फिल्म की है उसने साउथ की। तब उसका नाम आई थिंक कुछ और था, पूजा था, फिर विवियाना किया, विवियाना फिर अदा किया। तो है बहुत अच्छी लड़की है, मेहनती है, बहुत वी मेट। बट उस टाइम सर ने बोला कि यार तू डन है। मैंने कहा सर टेस्ट तो ले लो। हाँ। कह रहे नहीं यार मैंने बोल दिया कंफर्म्ड है। सो 3 फिल्म का उन्होंने डील का पूछा, फिर भी हो रहा था। मैंने कहा सर पक्का एक टेस्ट तो ले। फिर उन्होंने विशाल को बुलाया, पांड्या को। विशाल पांड्या उनका एसोसिएट था, वो आया, उन्होंने बोला यार विशाल अभी भी ड्यू है, तू मिल तू मेरे को। तो विशाल ने मुझे बोला, सर ने विशाल को बोला कि यार टेस्ट के लिए बोल रहा है, इसका टेस्ट ले ले यार एक बार। तो उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिया, मतलब मुझे खुश करने के लिए। एंड देन आई केम इन, ही सेड यार 3 पिक्चर के लिए साइन करना है। 3 फिल्म डील। सिर्फ ये था कि पहली 3 पिक्चरें तुम्हारी हमारी होंगी। 3 पिक्चरें एक साथ मिलना बोले तो बाप रे बाप, प्लेटर में। पहली फिल्म 1920। हाँ, फिर उसके बाद फिर जो अदा और मैं ही थे, अदा मैं और रोशनी चोपड़ा। और फिर थी डेंजरस इश्क, जो करिश्मा कपूर, मैं, जिमी शेरगिल, आई थिंक रवि किशन, समीर कोचर। तो वो इंडिया की पहली 3D फिल्म थी। हाँ 3D फिल्म थी। और करिश्मा का कमबैक, उनका कमबैक एक तरह से। करिश्मा कपूर, वाह कैसा लगा करिश्मा कपूर के साथ काम करके? बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक शी इज वेरी वेरी। अब तब तक तो हम भी, तब तक एज एन एक्टर तो आप भी सीख ही रहे हो ना, सीखते तो हम थ्रू आउट द लाइफ है। यस यस।
मैं भी देख रहा था कि यार कितनी अंदर होमवर्क क्या क्या जा रहा है, और एक जो इसने बहुत काम किया है। कोई ऐसा इंसिडेंट करिश्मा कपूर का जब पहली बार काम करके, कि इतनी बड़ी स्टार रह चुकी है, वो सारे हीरो के साथ काम कर चुकी है? हाँ मतलब हम जोधपुर में शूट कर रहे थे, हाँ। और 3D का सेटअप था, तो हर सीन एक बार शूट होता था, फिर 3D में भी अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती थी तो एक सीन और होता था दोबारा। और एक दो जगह कोई एक्शन का सीक्वेंस था जहाँ फ्रैंकली इवन अब्बास अली सर ने बोल दिया था कि अब्बास अली मुगल कर रहे थे। यस। तो मास्टर जी ने बोला कि मैम आपकी ज़रूरत नहीं है, मेरा लड़का कर लेगा। तो शी वॉज़ वेरी एडमेंट कि नहीं यार, नहीं मास्टर जी मैं ही करूँगी। और मतलब उसको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो दिखनी भी नहीं थी, बैक दिखनी थी आपकी शायद, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मास्टर जी मैं कर रही हूँ, मुझे करना है। तो विक्रम जी ने मतलब जनरली बोला कि यार मत कर। विक्रम जी वैसे भी ना एक्टर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि यार अगर नहीं ज़रूरत है तू मत कर, वो करेंगे, कहीं कुछ टूट फूट गया मेरे करोड़ों का नुकसान होगा, राइट, पिक्चर हॉल्ट पे आ जाएगी। तो वो अपना एंगल उनका सही है, लेकिन एक एक्टर के अंदर होता ही है ना। मैंने भी आज तक सारा एक्शन अपना खुद ही किया है, सिवाय मे बी ग्लास ब्रेक के। तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड टू सी कि जो एक कर चुकी हैं और उनको अभी ज़रूरत नहीं है ये करने की, आप फिर भी उसके अंदर घुस रहे हो, तो विच इज़ आई थॉट कि वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सारी चीज़ों के डायलॉग अगर उनके प्रिंटेड स्क्रिप्ट है तो उसके पैरेलली उनका एक नोट बोर्ड होता था जिस पे वो लिख के रखती थी अपने डायलॉग। क्या आपको लगता है कि आपका डेब्यू 1920 काफ़ी बड़ा था, लोगों ने नोटिस किया, आपको बहुत अप्रिशिएट किया, सब कुछ हुआ, लेकिन आपको बॉलीवुड की बड़ी फिल्म नहीं मिला? कहीं पे ये आपको ऐसा लगता है कि आपको वो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं करते तो हो सकता है दूसरी बाहर की फिल्म आप कर सकते, या नॉर्मली क्या होता है, ये जो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें आदमी फंस जाता है, उसको वो 3 फिल्में करनी ही पड़ती है कि भाई अब तुमको ये करना ही है, क्योंकि ये आदमी तुम्हें लॉन्च करता है। क्या आपको लगता है इस वजह से इंडस्ट्री में आपको दूसरा प्रोडक्शन नहीं आ पाया? क्योंकि हो सकता है वो आपके पास आना चाहे, लेकिन वो बोले कि ये 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में तो अभी तो आ नहीं सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, और मतलब ये सबका मिक्सचर हुआ मेरे साथ। एक मैनेजमेंट गलत हो गई, मतलब जो मेरे मैनेजर उस समय थे, एक साथ में आई थिंक कुछ बैनर्स पे जहाँ पे मेरा ओके हो गया था और मैं करने वाला था, मतलब जैसे एक निखिल सर की पिक्चर थी जो मिलाप उस टाइम डायरेक्ट करने वाले थे, उनकी पहली थी शायद, जाने कहाँ से आई है, तब मैं उसका मेरा टेस्ट हो गया था, मैं था, सिद्धार्थ शुक्ला था, हम दोनों ने टेस्ट दिए थे और मेरा ओके हो गया था कि यू आर डूइंग इट। तो आई थिंक दे वर लॉन्चिंग जैकलीन एट दैट टाइम, तो रितेश, जैकलीन और मैं होने वाले थे। वहाँ से ओके हुआ, निखिल सर को, ही वॉज प्रोड्यूसिंग इट, निखिल अडवाणी, उनको मैंने बताया सर विक्रम सर के साथ मैं साइंड हूँ, ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं मैं विक्की से बात कर लेता हूँ। तो बात की तो उन्होंने मना कर दिया, अभी मैं नहीं दे सकता, मेरा लड़का है। फिर उसके बाद मधुर सर के साथ फैशन, ओहो व्हाट अ फिल्म, सेम टाइम आई वॉज लॉक्ड फॉर दैट, बिकॉज मधुर सर वगैरह सब आते थे शोज़ में ना, फ्रंट रो पे बैठ के आप देखते थे कि यार, तो उनका फिक्स था कि यार इसको लेना है मेरे को, लड़के को। व्हाट अ फैबुलस तो डायरेक्टर, वो बहुत जो बड़ी फिल्म थी यार। वो जो महीना था, वो महीना सर ने नहीं दिया, क्योंकि वो कहते हैं नहीं यार मेरा सेट लग रहा है, और यहाँ इधर कालिया मैदान पे 1920 का, तो मैं नहीं दे सकता, जबकि उस महीने में लगा नहीं, और वो पिक्चर भी गई। तो ऐसी बहुत चीज़ें हुई हैं। ये तो 2 मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं थ्रू आउट। माय गॉड। फिर कहीं कहीं जगह ये हुआ है कि नहीं यार ये तो उनके यहाँ से लड़का है, तो नहीं है, मतलब ऐसे 1-2 जगह तो मुंह पे भी उन्होंने बोल, मैंने कहा तो क्या हो गया, मैं उनके मतलब आई कैन वर्क आउटसाइड यार। विक्रम भट्ट का हीरो नहीं लेंगे भाई इसको। हाँ मतलब ऐसा लिटरली ऐसा अदा के साथ हुआ। अदा तो एक बार रोके आई थी यशराज से, उसको तो मुंह पे मना कर दिया था, नहीं आपने हॉरर, क्योंकि शायद ये लोग फोन करके भी मना करते कि यार हमारे बच्चों को परेशान मत करो, नहीं, ऐसा वो भी मैंने सुना हूँ पता नहीं सी हमें, लेकिन ये हुआ है कि यार अभी हमारे साथ साइन है, हम लोग, ये लोग फेमस है, भट्ट ब्रदर लोग फेमस है इस चीज़ में कि ये लोग पहले पूरा हीरो का जूस निकाल लेते हैं, फिर मार्केट के लिए कुछ बचता नहीं है। जैसे मुझे एक चीज़ का हमेशा से मलाल था और रहेगा कि मेरी इतनी अच्छी आवाज़ है, मेरी इतनी अच्छी उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी लेकिन है। विक्रम भट्ट ने अपनी आवाज़ यूज़ की मेरी होगी। पहली पिक्चर में मुझे उन्होंने डब नहीं करने दिया, विक्रम भट्ट ने खुद आवाज़, उन्होंने अपनी नहीं दी। अच्छा। विराज करके एक डबिंग आर्टिस्ट है जो मेरे दोस्त हैं अब, तो तुम्हारी आवाज़ डबिंग करा ली थी उन लोगों ने। हाँ मतलब वो एक मलाल मुझे रहेगा हमेशा। वैसे विक्रम भट्ट की आदत है, हीरो की आवाज़ डब करा लेता है वो। इमरान हाशमी की भी उसने कराई, जॉन इब्राहिम की कराई, दीनो मोरिया की कराई, उसने सारे एक्टरों की आवाज़ वो डब करा देता है। आफ्ताब शिवदसानी की कराई। आई थिंक शायद मे बी उनके वो लकी चार्म, वो सोचते हैं कि पहली पिक्चर मेरी या तो मेरी आवाज़ होगी या उसकी आवाज़ dubbing होती है, नॉर्मली तो वही आवाज़ देता है। यूजली सर खुद ही करते हैं, विक्रम जी खुद करते थे। आई थिंक मीमो की हो गई, डीनो की हो गई, आफ्ताब की हो गई, जॉन की हो गई, हाँ, तो जिसम में जॉन की आवाज़। हाँ, तो सब उन्होंने की हुई हैं।
तुम ये कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में फंसे रहे, लेकिन इसमें एक इंसान है जिसने इनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के बाहर की पिक्चर साइन करी, इसीलिए वो सुपरस्टार बना। क्या बात कर रहे हो? उसका नाम है जॉन इब्राहिम, जिसने इनकी 2 फिल्में पहले की और तीसरी फिल्म उसको मिली धूम। जॉन इब्राहिम को यशराज की फिल्म, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के वो फिल्म को कंप्लीट किया। तुम्हारी तरह 3 फिल्मों में 5-7 साल वेस्ट नहीं किए उसने। तो जॉन इब्राहिम ने धूम साइन किया, और धूम साइन किया नहीं होता तो वो उतना बड़ा स्टार नहीं बनता A+ के लेवल में। तुम भी ये कर सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी से वो 3 फिल्में की जिसमें तुम्हारे 5 साल वेस्ट हुए, और तुमको बाहर की बहुत फिल्में मिल रही थी। मैं भी ये बात जानता हूं, जैसे तुमने बताया निखिल अडवाणी की फिल्म थी, एक मधुर भंडारकर की फैशन थी, दोनों फिल्में सुपरहिट हुई। क्या इसको तुम अपना बैड लक मानते हो, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने डिसीजन शायद नहीं लिया उस टाइम पे, तुमने थोड़ा सा आई थिंक डिसीजन तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं मुझे था? ऐसा लगा कि मुझे समझाने वाला, क्योंकि मेरा कोई यहाँ पे ऐसा कोई गॉडफादर तो था नहीं, और मैं इस लाइन से भी नहीं हूँ ना इससे आता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इसको, क्योंकि मैं ओवर द इयर्स इसको अपनी जर्नी मानता हूँ, और मानता हूँ कि हर ठोकर हर कदम आपको सिखाता ही है। यस। तो इस पे वो बात याद आ गई कि इंडस्ट्री हम पे कुछ ऐसा एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। एंड आई थिंक ये इंडस्ट्री ही नहीं है। क्या बात है, लेकिन ये क्योंकि ये शायद ज़िंदगी में आपको एज अ पर्सन में भी जो मुझे हेल्प कर गया वो ये था कि एक जो मेरे मतलब पापा ने, मम्मी पापा ने सिखाया हुआ है, और एक जो मुझे स्पोर्ट्स ने सिखाया, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको हमेशा कंपेटिटिव रहना या फिर आपको फाइट करते रहने सिखाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका लुक्स और आपकी पर्सनालिटी, आपकी वॉइस और आपका ये कंप्लीट मैन वाला इमेज होने की वजह से आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स करके साइडलाइन किया गया? साइडलाइन नहीं, बट हाँ बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पे बिकॉज मतलब जैसे 2 हीरो का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या 3 का आ रहा है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे हुई जहाँ पे इजीली मेरी स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से दे डिड नॉट टेक मी। इमेजिन, मतलब आपको तो लेना चाहिए, माइनस हो गया। हाँ, तो आपको जबकि लेना चाहिए। तो मैं 1-2 साल, इनफैक्ट कोविड के बाद या पहले, मुझे लगता है पहले, मैं 1-2 साल अपने पे ऐसे वर्क करने लग गया कि यार मैं और कॉमन कैसे लगूं। ऐसा हो समझ जाता रहे हो? तो मैं अपने ऊपर वैसा वर्क करने लगा, लेकिन देन इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, तुझे भगवान ने बनाया ऐसा है, तू उसको यूज़ कर, एंड दैट्स वेयर यू विल गो। सो आई थिंक वो कहीं पे एक 2020 ने मुझे हेल्प भी कर दिया, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि उस टाइम तक वो परफॉर्मेंस की मैच्योरिटी नहीं थी। मुझे पता है अगर मैं सब कुछ छोड़ दो, आप पॉलिटिक्स हटा दो, नेपोटिज्म हटा दो, सब कुछ हटा दो। क्या आप नेपोटिज्म का शिकार हुए? नहीं, सिर्फ ऐसे मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उस प्रोजेक्ट में जैसे कल को था और हटा दिया गया या नहीं हुआ कल को, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं किसी को। क्या आपको लगता है लॉबी है, ग्रुपिज्म है, और अपने अपने लोगों को कास्ट किया जाता है, ये कास्टिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स भी ये सब कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सच है? थोड़े बहुत फेवर्स तो होते ही हैं, एंड बट वो उनके जो क्लोज होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं या सर्कल में होते हैं, तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है। बट कई जगह पे अगर आपको आपका जेन्युइनली कोई नोटिस करे, तो मैं कुछ टॉप 5 के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कॉल नहीं करते या उनके ऑफिस से कॉल नहीं आती या आपका टेस्ट नहीं लेते, और मैं खुशी खुशी टेस्ट भी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे वहाँ पे, मुझे बेसिकली मैं आई एम कीन ऑन डूइंग, मतलब नॉट ओनली, मतलब कि ये नहीं है कि मुझे सिर्फ लीड करना है, राइट, मुझे स्ट्रॉन्ग रोल करना है। अब वो स्ट्रॉन्ग रोल आपका इतना भी हो सकता है। व्हाट इज योर ड्रीम रोल, जो तुम्हें लगता है कि मैं ये रोल करना चाहता हूँ, ये रोल मैं अच्छा कर सकता था? किसी फिल्म को देख के तुम्हें ऐसा लगा कि ये रोल को मैं अच्छा कर सकता था, या ये मेरा ड्रीम रोल है कि मैं ये रोल करता? करता नहीं, मतलब अभी तो बहुत कुछ करना है, और मुझे ऐसे फील होता है कि जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं, जब भी करने जा रहे होते हैं, एंड समथिंग विच एक्साइट्स यू, वो किसी भी जॉनर में हो सकता है, क्योंकि मैं डार्क कॉमेडी में भी बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, हॉरर थ्रिलर की मेरी मार्केट बनी हुई है, तो वो तो टचवुड मतलब वो है, लेकिन उसके अलावा मुझे डार्क कॉमेडी बहुत पसंद है। मुझे जैसे आपके अभी आजकल तो मुझे बहुत पुलिस और आर्मी के रोल्स मिल रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सो वो तो जोन है, लेकिन मुझे लगता है कि एक रोमांटिक साइड जो है, सिर्फ रोम कॉम्स नहीं, मतलब एक हो गई जो पिक्चरें जैसे हम तुम होती है, लेकिन एक होती है जो प्रॉपर वीर ज़ारा होती है, जो प्रॉपर वैसी होती है, मुझे लगता है वहाँ वो भी मेरा जोन है। यस। जोन की बात आई तो मुझे याद है कि हमने रिसर्च किया था कि आपने सनी लियोन, जब बहुत बड़ी सुपरस्टार थी यहाँ पे बॉलीवुड के अंदर जी, जब सिर्फ सनी लियोन हो रहा था,
तब आपने उसके साथ 2 फिल्में की और वो दोनों अच्छी चली, मार्केट में प्रोड्यूसर ने बहुत पैसा कमाया। जी। तो आपको सनी लियोन के साथ 50 फिल्में ऑफर हुई, जिसमें सनी लियोन और उसका हस्बैंड खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये जोड़ी टूटने नहीं देते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने वो फिल्में नहीं की 50 की 50? हाँ मतलब 50+ पिक्चरें ऐसी थी, उसके बाद बेईमान लव और एक पहली लीला हम दोनों ने की थी साथ में, और दोनों ही अच्छी चली। दोनों के म्यूज़िक तो वाज आउटस्टैंडिंग, अगर आज भी आप डाल के देखेंगे तो मतलब करोड़ों में व्यूअर्स हैं उसके। बट उसके बाद जो फिल्में आई तो तब मुझे ये था कि यार ऑलरेडी वैसी चीज़ें आ रही थी कि अगर ये और कर दी ना तो आपके घर तक प्रॉब्लम आ जाएगी। जबकि एज अ पर्सन, एज अ को एक्टर, सनी इज़ वेरी गुड, वेरी वार्म, वेरी जॉली। डैनियल भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम क्योंकि हमारी जब बात भी तो बहुत ही अच्छे है। हाँ, तो बात भी जब हुई तो उसके बारे में यही हुई कि यार ये करके ना और मुझे वो एरोटिक सेंसुअल जोन से बाहर निकलना था। तो आई थिंक ये मेरा डिसीजन मेरा ही था कि मैं ऐसे और नहीं लूँगा। घर बचाऊं या करियर बचाऊं? हाँ, मेरे लिए पहला प्रेफरेंस हमेशा फैमिली और करियर, ये दोनों साथ में जाते हैं, लेकिन उसमें भी अगर टॉप पे देखा जाए तो फैमिली है पहले। तो वही चीज़ है। तो पल्लवी मेरे लिए बहुत, और फिर ये मीडिया वाले भी बड़े अजीब है, फिर वो तुम्हारी 2 हाँ फिल्मों मतलब में मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे कहीं से फ़ोन भी आया एक सीनियर एडिटर का, जिन्होंने बोला कि हम यार एक आर्टिकल डाल रहे हैं, वी आर सेइंग दैट यू एंड सनी देयर इज अ सीन, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। सो आई सेड मैम प्लीज़ डोंट डू इट। नहीं वो आपकी चीज़ हिट करेगी, आपको हिट करेगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं करना है। एंड उसके बाद वो सारी फिल्में भी पैरेलली आ रही थी, तो मैंने वो नहीं ली बिल्कुल। मतलब जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान सनी लियोन को देखकर पागल हो रहा था, उस वक्त आप सनी लियोन को अपनी बाहों में झुला रहे थे और आपको उस टाइम पे देख के लोग बोलते होंगे रणदीप दुग्गल। हाँ, मुझे अरे बहुत लोग मिलते थे एयरपोर्ट पे, कहीं पे गए इवेंट पे या क्रिकेट पे, ऐसे जो भी मतलब पॉसिबल, कि यार हम जेलस हैं आपसे मतलब। लेकिन तुमने जब फिल्म साइन की होगी सनी लियोन की, तो तुमने कुछ गूगल तो किया होगा उसका, तो मेरे को वैसे वाले भी वीडियो आए थे नहीं क्या? जब मुझे पहली बार लीला का ऑफर आया। अच्छा, एक अनफिल्टर्ड सवाल करूँ क्या? तुमने कभी सनी का पॉर्न देखा है? नहीं कभी नहीं, मैंने एक्चुअली पॉर्न ही नहीं देखा है कभी। नहीं, अच्छा कभी मैं, live और में? जेन्युइनली देखना भी नहीं चाहिए, बता देता, बट क्योंकि इट इज वेरी वेरी बैड। इट इज यंगस्टर के लिए मैसेज है कि इट इज वेरी एडिक्टिव एंड इट विल डिस्ट्रॉय योर सेक्स लाइफ, इट विल डिस्ट्रॉय योर एवरीथिंग। लीला के लिए जब मुझे कॉल आया तो अहमद सर का आया, अहमद खान का, एंड बॉबी खान डायरेक्टर था। हाँ, बॉबी खान डायरेक्ट कर रहे थे। अहमद सर ने मेरे को बोला कि यार मैं ऐसी ऐसी पिक्चर बना रहा हूँ और इसके अंदर एक जो फ्लैशबैक में जो हीरो है, आई वांट टू टेक यू। तो वो सब बात हुई, आई मेट देम। तो मुझे मतलब उन्होंने बोला ये लोग हैं, तो मुझे इतना पता नहीं था। एंड कुणाल भाई आई थिंक वाज कास्टिंग, कुणाल एम शाह। हाँ, तो कुणाल, जबकि इसमें कॉल सीधा अहमद सर का ही आया था, तो बट कुणाल भाई ने बोला कि यार सब कुछ ठीक है ना, कोई घर पे इशू तो नहीं है। तो मैंने कहा इशू मतलब किस बात का? तो इसे नहीं, सनी का एसिड की। तो अब तब मैंने पहली बार देखा कि मुझे पता चला कि ओ शिट। हाँ, बट मुझे ऐसा फिर फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा, मैंने अहमद भाई से पूछा तो इसे यार तो क्या हो गया, शी इज एक्टिंग ना। ऐसे ठीक है या सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। तो फिर हाँ मतलब इट्स, आई थिंक इट्स फाइन। या एवरीबॉडी हैज द चॉइस टू लिव सबकी द लाइफ। पास्ट है, सबका एक वो है। एवरीबॉडी हैज पास्ट। या यू आर राइट। हर एक्टर का एक फेज आता है जहाँ पे वो अपने आप को समझता है कि यार अब इसके आगे कुछ हो पाएगा कि नहीं, या मैंने जो किया वो मैं उससे शायद खुश नहीं हूँ कि अभी और मुझे कुछ करना था, या ऐसा लगा कि यार अब मैं पुराना हो गया हूँ, या कभी तुम्हें ऐसा फील आया कि यार मेरा जो दौर वो था और अभी मेरा वो दौर नहीं रहा है। लाइक सोशल मीडिया का दौर है, लाइक इन्फ्लुएंसर नए नए आ गए जिनके मिलियंस ऑफ में फॉलोअर्स है, और जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है और लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, और जैसे आप जैसे लोग जिन्होंने बहुत कुछ किया है और सुपर मॉडल की जर्नी में भी आप टॉप पे रहे, मिस्टर इंडिया बने। कैसा फील होता है आपको कि यार इनको किस तरीके से लोग फॉलो कर रहे, क्या इन्फ्लुएंस ऐसा इन्होंने किया जो मैंने नहीं किया? लकीली मेरे अंदर, मतलब भगवान करे कभी भी ना हो, मेरे अंदर वो एक फैक्टर जो आता है ना, जो जेलसी का होता है, वो मेरे अंदर है ही नहीं। आई फील कि इंस्टाग्राम या ये आप सोशल मीडिया जैसे बोलो, तो वो भी हर एक की जर्नी है। तो वो ऑब्वियसली अगर उस टाइम पे होता तो आज कुछ कहीं आप किसी और मिलियंस या ट्रिलियंस में खड़े होते, फिर तो आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे खड़े होते फिर। बस ये एक मैसेज है कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि
हर कुछ सोशल मीडिया नहीं है, फॉलोअर्स हाँ। नहीं है, कई लोगों को ये चीज पसंद नहीं है। बट मैंने, आप शॉक्ड हो गए कि बहुत जगह पर ऐसा ये भी देखा गलती है। ब्रांड्स की भी हो गई है हाँ। और कास्टिंग डायरेक्टर्स की भी हो गई है जी। कि अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है तो नो प्रॉब्लम, आपके फॉलोअर्स Follower होने चाहिए। वो फॉलोअर कैसे बढ़े वो भी नो प्रॉब्लम। मतलब आपको उसमें ब्रांड ले रही है, आपको कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट कर रहा है और आपको वेब सीरीज वाले, रियलिटी शो वाले बुला रहे हैं। अभी कमाल हो गया है। तो वो थोड़ा सा ऑड जरूर है, लेकिन आई थिंक लाइव एग्जांपल्स मैंने देखे हुए हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा यार होता है। एक्टिंग और वड़ा पाव बेचना दो डिफरेंट चीज हो जाती है यार। या मतलब आप वड़ा पाव बेच के फॉलोअर जमा कर रहे हो या और उसके बाद आप अपने आप को स्टार समझ रहे हो, तो मतलब ये कौन सा यार, मतलब ये समझ में नहीं आया। नहीं, मेरे कुछ डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं अच्छे बैनर्स में, हु मेड फिल्म्स और हु आर डूइंग सीरीज समझो, उनका ये कहना है कि यार हमें चैनल की तरफ से एक इन्फ्लुएंसर उन्होंने कोई दी फॉर द मेन लीड गर्ल, बट कहता है कि हम भी इवेंचुअली हमने भी ओके बोला बिकॉज चैनल बोल रहा है, बट जब उस सेट पे थी तो हुआ नहीं, मतलब यू नॉट एबल टू परफॉर्म, राइट, बिकॉज एक्टर एक्टर होता है और इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर होता है। कभी रेयर कॉम्बिनेशन है कि एक इन्फ्लुएंसर भी एक्टर हो। यार अपने जमाने में तो ये सब था ही नहीं ना, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, हम लोग तो खुद फोटो लेके घूमते थे और कास्टिंग करते थे और एक्टिंग करते थे और इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया। ऐसे तो हमारे मंदिर बन जाने चाहिए फिर। और इन्फ्लुएंसरों को हमारी पूजा करनी चाहिए फिर। हाँ, मतलब तब आपके पास ना गूगल मैप था, ना आपके पास ये कि आप फोटोज खुद अपने फोटो लेके अपन जाते थे और मेहनत करते थे, तो हम पागल है क्या? इट्स ओके, आप लोग के फॉलोअर्स है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज को दिमाग में मत बैठा लीजिए। जी। मेरा यही इनसे एडवाइस रहेगा। मुझे एक चीज और लगती है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को हाइड करें, उसको छुपा के रखें, तो वो बेटर होता है। लोग आजकल अपनी सारी चीजें सोशल मीडिया पे डाल देते हैं जी। क्योंकि क्या है, आज हम कोई फोटो भी डालो तो लोग हमको, ये मोरल पुलिस जो घूम रही है वो जज करने बैठ जाती है। आपको ये कैसा लगता है कि लोग जो आपको जानते भी नहीं है, आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, वो ऐसी कमेंटें करके वहां पे नेगेटिविटी फैलाते हैं? ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज है आपके पास, जो लोगों को ट्रोल करते हैं, जो अपना वक्त नेगेटिविटी में बिताते हैं? यार फ्रैंकली मैं ज़्यादा नेगेटिव स्टफ मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मुझे किसी और फ्रेंड ने बताया कि यार उसमें नीचे कमेंट तो पढ़ लो, क्योंकि मैं कई बार अपनी भी पोस्ट मैं भी नहीं पढ़ता हूँ इसी चक्कर में। हाँ, तो मुझे, और अगर पढ़ता हूँ तो पॉजिटिव पढ़ता हूँ। हाँ, और मुझे ये लगता है कि सी वो लोग जो लिख रहे हैं वो उनके पास ठीक है, टाइम है और वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि किसी के लिए भी यार ऐसा मत लिखिए कि वो कल को मेंटली इल हो जाए। इतना भी मत लिखिए कि कोई अपना लोगों ने इसके वजह से सुसाइड की है, लोगों बिल्कुल, ने बिल्कुल। इसके वजह से अपने आप को लाइव सुसाइड पे उतारा है। किसी को इतना ट्रोल मत करो, किसी को इतना नेगेटिव मत लिखो कि उसके दिल और दिमाग पे असर हो जाए, उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आ जाए। ये आज के यूथ नहीं समझ रहे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि आज कोई भी आके किसी की वॉल पे कुछ भी लिख सकता है, या जो आई थिंक बहुत अब उसका कोई मॉरल पुलिसिंग या उसका कोई इलाज तो है नहीं। यही हो सकता है कि आप ब्लॉक कर दीजिए कमेंट्स, या फिर आप ब्लॉक कर दीजिए, बट कब तक आप करते रहेंगे? आपकी लाइफ में कभी कोई डार्केस्ट फेज रहा है जिसमें आपको फाइनेंशियल ट्रबल या काम की प्रॉब्लम, या बहुत टाइम से आप घर बैठे हो और आपको ऐसा लगा कि यार साला करूं क्या अब मैं? सो मेरे लिए मैं डार्केस्ट फेज मतलब यही बोलूँगा कि टचवुड मैं नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ करते रहता हूँ काम वाइज, क्योंकि मैं सारे मीडियम में कर रहा हूँ, मतलब फिल्म, टीवी, वेब सीरीज़ और अभी जैसे माइक्रो ड्रामाज, तो मैं, और लाइव स्टेज, तो मैं कोई भी एक मैंने मीडियम छोड़ा नहीं है। सो और जिस मीडियम पे भी मुझे लगता है कि हाँ यार ये एज एन एक्टर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ले लेता हूँ। या ये अच्छा किया, बिकॉज आप नॉन स्टॉप करते जाते हो ना, तो आपका इधर सही रहता है, और आप प्लस आप एक्सपोजर वाइज इट्स डिफरेंट ऑडियंस। बट येस, मेरे लाइफ में मुझे लगा कि 2018 वाज माय डार्केस्ट फेज प्रॉब्ली। डार्केस्ट मतलब मैं बोलूँगा कि क्योंकि माय फादर डाइड, एंड सो मैं अपने पापा के बहुत करीब था, एंड उनका ना मतलब सो ही हैड लाइक ही वाज नॉट वेल, उनका डायलिसिस चल रहा था किडनीज का, 2 साल उनका चला, एंड उस समय मैंने शूट स्टार्ट किया था श्रीमद् भागवत महापुराण का, जो कलर्स के लिए था, और मैं कृष्ण प्ले कर रहा था। 6 महीने का शो था, एंड आई हैड टू, मतलब जो भी था शूटिंग कर रहे थे, और वो शो मैंने उनके लिए लिया था क्योंकि मम्मी और पापा कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं, एंड वो 17 में ही शिफ्ट हुए थे वृंदावन,
वो रहते हैं वहीं हैं, मतलब वहीं रहते हैं, अब मेरी मम्मी वहीं रहती है वृंदावन। अच्छा। नाउ फॉर देम आई टुक, क्योंकि उनके लिए सी आप एक बच्चा भले ही चलो जितने मर्जी पैसे भेज दे घर या गिफ्ट भेज दे जो मर्जी कर दे, मुझे लगा लेकिन यार अगर मैं कृष्ण जी प्ले करूँगा ना तो उनके इससे बड़ा गिफ्ट मैं क्या दे सकता हूँ उनको। हाँ, क्या बात है। तो आई टुक दैट रोल, बट वो जैसे जैसे मैं कर रहा था तो पापा की उन दिनों में तबीयत बहुत 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 धीरे धीरे खराब हो रही थी। मतलब पहले थोड़े डाउन हुए तो, और हर बार जैसे ही मुझे ब्रेक मिलता था मैं सीधा जाता था दिल्ली से फ्लाई करके, फिर वृंदावन आप पहुँचे तो मैं देखता था कि यार इनकी पिछली बार से भी डाउन हो गए हैं। एंड बट पिक्चर्स जब मैं भेजता था BTS की, कृष्ण जी की, मतलब ऐसे बैठे हैं, मेरे सर पे पिजन बैठा है, कोई मेरे आसपास खरगोश हैं सेट की, मतलब हाँ। तो बहुत खुश होते थे और कहते हैं यार मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, ये आएगा ना, मैं देखूंगा, मुझे मतलब आई एम लविंग इट। एंड लास्ट मुझे लगता है मैं उनको जब मिल के आया जनवरी दिसंबर एंड में, उस दिन वो वहाँ से मतलब हॉस्पिटल से घर जा रहे थे तब, कि अभी ही वॉज गेटिंग, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ आप इनको घर ले जाइए वृंदावन, तो वो वहीं पे थे। एंड मैं उस फ्लाई करके वापस आया, 3 दिन बाद मम्मी का फ़ोन आ गया कि यार आ जाओ, ही इज़ जस्ट मे बी वेटिंग फॉर यू। मैं अंदर गया ना उस दिन वापस, मैं सेट पे था, मतलब 11-12 बजे, और मैं तब पूछ के, निखिल द्विवेदी वॉज माई प्रोड्यूसर एंड निखिल वॉज, निखिल भाई, हाँ, वेरी गुड मैन। एंड निखिल वॉज निखिल गुड, ही द्विवेदी, सेड यार very good man. he said तू जा यार, मैं संभाल लूँगा, मतलब विल वर्क समथिंग आउट। मैं गया तो पापा उसमें थे ICCU में, जो मतलब आपका वो होता है जो मेन, जहाँ पे बेसिकली ऑर्गन फेलियर के बाद वहाँ डालते हैं ताकि ऑर्गन सपोर्ट मिल जाए। मतलब गया, मम्मी बाहर थी, उन्होंने बोला अंदर जाओ देख लो एक बार, एंड मतलब मिल ले कि एक ही जना जा सकता है वहाँ। सो मैं पहला बेड क्रॉस किया, फिर अगला किया और तीसरा किया, मेरे को मिले नहीं, तो मैं वापस आया, मैंने कहा मेरे को दिखे नहीं। सो फिर मम्मी साथ में चली, उन्होंने कहा ये रे, मतलब आप समझो कि उनका पूरा फिजिकलिटी चेंज हो गई थी, तुम पहचान ही नहीं पाया? पहचान ही नहीं पाया मैं। और मैं जब आगे गया तो मैंने मतलब जब देखा तो ही वॉज जस्ट ब्रीदिंग, एक आखिरी सांस बंदा लेता है ना, और मेरे को उन्होंने देखा एंड देन ही वेंट। मुझे इतना पता था कि वो एक बेटर जगह पे गए हैं, क्योंकि और उनका एक इच्छा थी कि मेरे को कभी वेंटिलेटर पे मत डालना, एक और इच्छा थी कि मेरे को दिल्ली नहीं लेके जाओगे, वृंदावन ही जाऊंगा मैं, यहीं पे इसी मिट्टी में मुझे जाना है। तो अगले दिन हम उनको, मतलब जो बिगर शॉकिंग थिंग इज़ कि हम उनको लेकर गए, अगले दिन जैसे हमने उनका अंतिम संस्कार जब किया, वो यमुना जी के तट पे किया, जो यमुना जी वृंदावन की, मतलब माना जाता है कि अगर कोई यमुना जी में चले जाए तो वो उसका मोक्ष होता है, आखिरी जन्म होता है। तो उसके तट पे किया, और उसके बाद हम अगले दिन जैसे हमारे यहाँ पे वो फूल चुगने जाते हैं, जो अस्थियाँ होती हैं उनको लेने जाते हैं और फिर उनको बहाते हैं। तो अगले दिन जब सुबह मैं और मेरा भाई गए तो यमुना जी ऊपर आ चुकी थी, वो ले गई थी उनको। तो उन्होंने बोला प्रभु जी अगर ये हो गया है ना तो मतलब कि हो गया है, मतलब वो यहीं के हैं अब, ये उनका आखिरी जन्म था और ये चले। मेरा डार्केस्ट फेज मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ से था, वो यहाँ से इसके बाद था क्योंकि ये बताना ज़रूरी था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि इसके अगले 4 दिन जैसे आपका चौथा हुआ और वो हुआ, मैं नहीं जा रहा था घर, तो मम्मी ने बोला कि नहीं यार किसी प्रोड्यूसर का लगा हुआ है, और हमारी डिस्कशन हुई, निखिल से भी मैंने बात किया तो उसने कहा नहीं तू टाइम ले ले यार, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई थिंक मैं और मम्मी हमने डिसाइड किया कि नहीं मैं जाऊँगा वापस। तो मैं 5वें दिन पहुँच गया, मैंने निखिल को बस फ़ोन किया कि यार मेरे को 1 दिन और दे दो, मैं परसों से ज्वाइन कर लेता हूँ ना। उस दिन मैं नीचे भागने गया, मतलब वो बिल्डिंग में ना एक बस मुझे अपने अंदर से वो निकालना था कि यार कि ये क्या हो गया है। You lost something very very या मतलब, और जो कभी भरेगा नहीं, कभी भरेगा नहीं ना, कभी आ सकता है जी। और वो मेरे फ्रेंड थे, मतलब एक्चुअली मैं यार करके हम बात करते थे एक दूसरे से। एंड क्योंकि मैंने मतलब एक छोटी उम्र से ऑब्वियसली प्यार तो करते ही थे, लेकिन छोटी उम्र से मैं दुकान भी गया था उनके साथ, तो मेरे बॉस भी थे उस समय वो, और हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी, तो वो भी है कि लेकिन मैं गया और मैं उसके बाद अपने वहाँ पार्क है एक, वहाँ पे बैठा, एंड आंख बंद करके जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि एक हमारे वहाँ वो होता है, मतलब सेवा कुंज होता है, सेवा कुंज के अंदर कृष्ण जी राधा बैठे हैं और वो बैठे हैं, ये बैठे हैं, और उसके अंदर सडनली मतलब मेरे फादर ऐसे आए, अगर मैं फिल्मी आदमी है तो फिल्मी बताएंगे, बैक शॉट में मतलब पापा आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं कृष्ण जी की तरफ ऐसे थाली लेके, और ये हेल्दी रूप में अपने, मतलब जिसमें वो जिसमें हम उन्हें देखते हैं,
और गए और उन्होंने मतलब राधा और कृष्ण के पैर साफ कर रहे हैं और फिर मेरी तरफ पीछे पलट के देखा और स्माइल की। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था और मैं पता नहीं ऐसे हिल रहा था और मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। और फिर जब मैं उठा ना उसके बाद मैं ठीक था बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद मुझे पता था कि ये कहाँ हैं। उन्होंने मैसेज दिया मैं खुश हूँ, तू मैं दुखी मत हो, हाँ मैं तू जहाँ अपनी जिंदगी जी, मैं जहाँ खुश हूँ, जाना चाहता था मैं मैं वहाँ वहाँ पहुँच पहुँच गया हूँ। इससे बड़ा मतलब उनके लिए क्या होगा। डायरेक्ट right? मैसेज दिया वो तो उन्होंने। हमारा लालच है कि हम चाहते थे वो और जिए या वो और करें, लेकिन वो सही वो बात जहाँ जाना चाहते थे वो चले गए। सो आई थिंक तब देन इट वाज फाइन यार। उसके बाद मुझे वो कहते हैं ना कि जीत पर तो सब लोग अपनाते हैं, जो हार के बाद भी अपना है वो बाप होता है। वो हमारा पहला हीरो होता हाँ है। हाँ बिल्कुल, उसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। माइंड ब्लोइंग है। ही कुड नॉट सी इट। मुझे दुख सिर्फ ये था कि वो देख नहीं श्रीमद् सके। भागवत महापुराण नहीं देख पाए। यस, वो तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे जी, साथ जी, ही है। जी। उनकी दुआएं तुम्हारे साथ चल रही है। बिल्कुल। हमारी भी अम्मी चले गए, तब से हम बड़े अकेले हो गए, लेकिन वो एहसास, वो जगह कोई फील नहीं कर सकता। नहीं। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी करियर में? क्या आपको करियर लगा कि ये मैंने करी गलती है, ये गलती हो गई यार मेरे से? ओवर द इयर्स अगर मैं बोलूँ तो मैंने बहुत सारी पिक्चरें की हैं। तो मुझे कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको जब आप पिक्चर कोई सुनाने आता है तो वो बड़ा दिखाएगा आपको ना, वो ऐसा और दिखता सर है ये ना बना भैया। देंगे, ये बना देंगे। आपको तीसरे दिन पता चल जाता है कि यार ये कहाँ फंस गया मैं। अब पंगा ये है कि मैं कमिटमेंट वाला आदमी हूँ, तो मैंने अगर कमिट कर दिया तो मैं उसको लास्ट डे तक पूरा करता हूँ और अपनी शिद्दत से करता हूँ। जबकि मुझे दिख भी रहा है कि यार ये, और मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ आराम से कि सर ये थोड़ा सा ठीक कर लो ना, इसको ऐसे कर लो। बट आई थिंक वो हैं, तो वो कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जो गलतियां हैं। अब वो गलती यही है कि उसी गलती से सीख लिया है बस। बट फिर भी उन पिक्चरों के नहीं, नाम भी छोड़ दो आप। अगर आप IMDb पे डालोगे मिल जाएंगी आपको बहुत नाम तो लो, एक दो के तो नाम लो यार। यार बहुत सारी मिल जाएंगी। मतलब पिक्चरें जैसे एक बी केयरफुल थी मैंने की, बट ये है कि उसमें दोस्त बन गए अच्छे। अच्छा, मतलब तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए। पिक्चर का नाम ही बी केयरफुल हाँ। था, फिर भी तुम केयरफुल नहीं हुए। फिर भी कर दी मैंने। फिर एक स्पार्क करके थी पिक्चर, और ऐसा नहीं कि उसमें मेहनत पूरी गई है। आपने उसमें सॉन्ग हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। आप अपनी तरफ से और वो सब कुछ पिक्चर ही किया। ऐसी होती है कि बनते ही मालूम पड़ जाता है 2 दिन में कि इसका क्या होगा। हाँ मतलब दूसरे तीसरे दिन आपको पता चलता है कि भाई ये कर रहा है प्रोजेक्ट वाइज, ये प्रोजेक्ट में पैसा बनाने के लिए कर रहा है, और तूने किया कि क्रिएटिवली यू नो समथिंग विल हैपन एंड यू विल रीच अनदर स्टेप। आप एक कदम ऊपर जाओगे। Then you realize that, नहीं oh God, तो I'm ऐसा stuck. हाँ। And you can't come out also because Yeah. you are fucking committed. Then some you've taken because obviously you have to, आपको घर भी चलाना है, Yeah, आपको of course, चीज़ें भी yeah. करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसलिए भी की अच्छा, हैं। एक ऐसी पिक्चर जो तुमने घर चलाने के लिए की हो कि तुम्हें नहीं करनी है, साला मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कर दी कि यार पैसे की जरूरत है। नहीं ऐसी बहुत हैं। साला यहाँ हम फंस जाते हैं। हाँ, और मुझे वो करियर बचा लो या घर चला लो। हाँ सी, और वो करते हुए मुझे बहुत सारी बार मेरे कुछ दोस्त जो जैसे कोई टीवी प्रोड्यूसर है कोई है, तो उसने बोला भी यार कि छोड़ देना, मत कर बीच में। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं वैसा नहीं हूँ। नहीं हो, यू कांट डू अब दैट। किसी का पैसा लगा हुआ है और कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट करके बना रहा है, भले ही उसका इंटेंशन अब क्या है, बट मैंने वो कभी छोड़ी नहीं। अब शायद वो मेरी गलती है, लेकिन शायद कहीं पे वही मुझे और काम दिला रही है। आई डोंट नो। You're right. Now I want to ask you that अगर तुम्हें मौका मिले वापस से फिल्म करने का, तो वो कौन सी को स्टार होगी जिसके साथ तुम बहुत कंफर्टेबल, और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है, बहुत अच्छी इंसान भी है, मतलब सर्वगुण संपन्न है वो? फिल्म तो मैं अभी कर भी रहा हूँ, और नहीं, मतलब अगर ये जो किसी के जिसके साथ कर लिए तुमने, जैसे करिश्मा कपूर हो गई, सनी लियोन हो गई, अदा शर्मा हो गई, और अभी वेब सीरीज में तुम्हारे साथ थी ना लड़की, क्या नाम है उसका? अमृता थी। हाँ, सो अदा, अमृता, विद बोथ ऑफ देम। फर्स्ट अदा, देन अमृता? नो, आई थिंक दोनों एक पे, हाँ, करिश्मा ऐसा एंड कुछ- सनी लियोन सेकंड। या आई डोंट नो, मतलब मैं वो तो आ गई ना, तुमने इनको फर्स्ट रखा तो ये दोनों सेकंड आ गई। हाँ मतलब ऐसे तो और भी हैं बहुत सारी। हाँ, पर तो अभी अपन ये 4 को लेते हैं। हाँ। फर्स्ट पे अमृता या एंड अदा शर्मा, या सेकंड पे सनी लियोन सो एंड आई वुड करिश्मा। से अदा, अमृता करिश्मा एंड सनी, और सनी एंड करिश्मा। हाँ, क्योंकि मतलब सनी 4 पे है, या अदा फर्स्ट पे है, सेकंड पे या अमृता, या थर्ड पे करिश्मा, फोर्थ पे सनी लियोन। या वाओ, अमेजिंग। हाय हाय हाय, तुम्हारे लिए मैंने ये इसमें इतने सारे सवाल लिख के रखे क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था ना। हाँ। अगर आप आउटसाइडर लोगों को जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं और आना चाह रहे हैं, जो छोटे से शहर से हमारी तरह आए हैं, उनको अगर कोई एडवाइस देना चाहो तो क्या एडवाइस दोगे?
ये एडवाइस देना चाहूँगा कि यार पहले तो ऐसा नहीं, अगर आपका सपना है तो ये मत सोचिए कि टफ़ होगा, टफ़ तो होगा ही, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करके आइए। अगर वहाँ जहाँ पे आप रहते हो या उसके आसपास कहीं पे थिएटर कर सकते हो, थिएटर करो पहले। बट एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो ओपनली, जिस वजह से हम लोग कई बार गलत डिसीजन ले चुके हैं या ले सकते हैं, जो आप ना लें तो अच्छा है, वो ये है कि या तो फाइनेंशियली भी थोड़ा साउंड रहें। क्योंकि मैंने मतलब आज तक कभी घर से कुछ नहीं लिया था, और मैं जो भी किया था वो खुद ही किया है और करते आया हूँ। बट आई थिंक अगर किसी को बैकिंग मिल सकती है तो वो बैकिंग उस टाइम ले लेनी चाहिए, और फिर बाद में चुका देनी चाहिए, या मतलब वो तो फिर आपके ऊपर है। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको यहाँ पे मोलेस्ट नहीं होना पड़ेगा। हाँ, मतलब यहाँ आपको जलील कोई नहीं होना पड़ेगा ऐसे कोई और रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकेंगे। हाँ, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी। क्योंकि बॉम्बे शहर में सबसे ज्यादा मायने रखता है पैसा। जी, पैसे के चक्कर में लोग गलत डिसीजन भी लेते हैं, गलत रास्तों पे भी चले पैसा जाते भी है, प्लस आपको ये भी है कि अगर आप लेट्स से आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स या उनसे आप मिलेंगे तो आपको टाइम भी लगेगा, बट वो किस दिन होगा और कितने दिन में होगा ये नहीं पता है। ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे तुम्हें, जैसे अगर तुम डॉक्टरी करोगे तो उसकी जो पढ़ाई करोगे तो तुम्हें पता है तुम डॉक्टर बनोगे, पास हो जाओगे, सेकेंड बार तो बन ही जाओगे। लेकिन यहाँ पे तुम 100 बार रिजेक्ट होने के बाद भी 101वीं बार तुम बनोगे कि नहीं बनोगे ये गारंटी नहीं है जी। तो रिजेक्शन लेने की ताकत है आपके अंदर, और लड़ने की ताकत है, अपने आप को मानने की ताकत है कि बिलीव इन योर सेल्फ, तभी आना। बिल्कुल बिल्कुल। वो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो सुसाइडल सब, या सारी चीजें यहाँ मिल जाएगी तुम्हें। वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मेंटल हेल्थ वाला आता है। आई थिंक उसके लिए तो जनरली सिर्फ हमारी फील्ड नहीं, कोई भी फील्ड उसमें आपको आज की डेट में यंगस्टर्स को और जितने भी लोग जो कर रहे हैं काम, और मर्दों को तो ऐसा कर दिया कि आप मर्द है, आप रो नहीं सकते। हाँ। आप मर्द है, आपको पेन भी नहीं होना चाहिए, I think मर्द को दर्द नहीं होता। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नो, आई थिंक देयर इज नो हार्म इन क्राइम आदमी के लिए। अगर आप रोए या इमोशनल हो गए तो यार इसमें कुछ नहीं होता यार, ठीक है, इंसान ही तो है, हमारा दिल है, फिर यार तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे ले लो, मेरी बीवी जब गुस्सा हो जाती तो मैं रो देता हूँ। हाँ, और उसमें मुझे नहीं लगता है, मैंने मेरा सीक्रेट बता दिया यार। पता चल गया अब तो। बट आई एक्चुअली ट्राई, आयशा, हाँ, बिकॉज वी फील कि अब क्या होगा, क्या गलती और हो गई। प्लस आपको उस टाइम पे किसी के साथ शेयर भी कर लेना चाहिए। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, भाई है या बहन है, या जिसके भी साथ आपको लगे कंफर्टेबल, आपको अपने दिल से निकाल लेना चाहिए। यार मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, इस राइट के, तुम देखो शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, और अगर सच बताऊं तुम अकेले भी हो ना तो अपने आप से प्यार करो, अपने आसपास की चीज़ें देखो, उससे प्यार करो, और किसी के भरोसे पे अपनी ज़िंदगी मत जियो। तुम खुश हो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, और तुम्हारे आसपास अगर लोग हैं, तुम बहुत लकी हो, तो फैमिली है, तो अपने बच्चों से बात करो, अपनी बीवी से बात करो, शेयर करो, अपने दोस्तों से बात करो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इफ़ यू शेयरिंग देन वो लाइट हो जाता है। बिल्कुल, कीप इट इनसाइड। हाँ, वो एक हो जाता है कि तुम नहीं, 100%। अगर आप वो मन से जब तक निकालोगे नहीं तब तक आप लाइट फील नहीं करोगे यार, वो अंदर ही अंदर, वरना आपको दबाते जाएगा। अगर मैं कहूँ इंडस्ट्री में आपके दोस्त जिनको आप 24/7 फ्रेंड्स कहते हैं जी, इतने साल में, आपके टॉप 3 दोस्त मुझे आप बताएंगे? टॉप 3 दोस्त अगर मैं सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों में बात करूं तो एक हितेन तेजवानी, हाँ। एक राहुल तिवारी जो टीवी के बड़े प्रोड्यूसर हैं आज, वो मेरे मतलब बिल्कुल, ये दोनों मेरे भाई की तरह हैं। Hiten is a very good guy. I like him. I like He's him. very positive, very I like him. yeah, very jolly and deep। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से सिर्फ हाँ, है, he's very वो nice है, guy. अगर वो है तो है। तो ये लोग हैं, प्लस साथ में आई थिंक बाकी दोस्त बहुत हैं, जैसे निकेतन वेरी क्लोज, निकेतन धीर जी। बट यही होता है कि आप बाकी लोगों से आप बहुत कुछ शेयर नहीं कर सकते। सो आई थिंक, एंड मैं वैसे भी एज अ पर्सन ज़्यादा कुछ एक तो मैं इंट्रोवर्ट थोड़ा हूँ, और प्लस मैं स्कॉर्पियो हूँ, तो मैं वैसे भी ज़्यादा शेयर नहीं करता। तो वो मेरी आदत है कि मैं अपने अंदर ही बहुत कुछ रखता हूँ। सो विच इज़ गुड ऑल्सो बट बैड ऑल्सो, आई फील। आपकी आने वाली फिल्में कौन सी है और वेब सीरीज कोई? जी, सो मेरी आने वाली में एक तो इंस्पेक्टर अविनाश 2 होगी, देन आई हैव हसन, एक सीरीज़ है, वो नवाजुद्दीन सर हैं उसके अंदर, रोहन सिप्पी सर ने डायरेक्ट की है, जियो हॉटस्टार के लिए, बानी जे। देन देयर इज़ अ फिल्म कॉल्ड वार्डरोब, फिर एक फिल्म अभी मैं करने जा रहा हूँ अंदेशम। तो ये सब चीज़ें हैं जो चल रही हैं। या यू हैव, तुमको हमेशा देखते ही रहते हैं हम लोग, एंड वी विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस एंड हैप्पीनेस, एंड वी प्रे फॉर यू दैट you become what you deserve, because we think you deserve
आज जाने से पहले आपको ऑडियंस को अपनी आंखें भी दिखानी पड़ेगी बिकॉज हाँ बिल्कुल 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 या दैट इनोसेंट इन हिज आईज आई वांट दैट गाइस यू सी इसकी फिल्में देखो बहुत सारा मज़ा आया इनसे बात करके आज मुझे अब जाने से पहले हमारे स्पॉन्सर्स अतासा रिसोर्ट एंड ग्लोबल मूवी ओटीटी मिथियाज स्वीट्स उसके लिए हम आपको कुछ गिफ्ट वाउचर्स है हमारे पास और हमारे पास हैम्पर है आपके लिए जी तो हमारे स्पॉन्सर अतासा रिसोर्ट की तरफ से आपको 2 days 2 night का स्टेइंग फ्री विद योर फैमिली प्लीज़ आप जाइए ये सलमान खान साहब के फार्म के बिल्कुल बाजू में है तो आपको ये भी मजा आएगा सलमान भाई से भी आप मिल सकते हैं और हमारे मिथियाज जो हमारे एक स्पॉन्सर है जो स्वीट्स एंड ऑल दिस ये भी आपको गिफ्ट हैम्पर मिलता है हमारी तरफ से प्लीज़ आप इसको एंजॉय करिए एंड थैंक यू फॉर कमिंग ब्रदर गॉड ब्लेस यू फॉर योर करियर एंड एवरीथिंग थैंक यू